तो अब हम आते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सारा हमने जनरल बेसिक पढ़ लिया जीओसी में। एक बहुत बड़ा बेसिक मुझे लैब का नहीं पढ़ाया गया। लैब का बेसिक क्या है मेरे पास? अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मेरे को मिक्स करके दिए हो दो या दो से ज्यादा, तो अगर मेरे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स 2 3 4 मिक्स्ड हैं और मुझे वो आइसोलेट करने हैं, अलग अलग करने हैं, आपकी डे टू डे लाइफ में सबसे पहला एग्जांपल क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल जो तेल के कुएं हैं जहां से हम तेल निकालते हैं, उसमें कितनी सारी चीजें होती है। गैसोलीन, या कह लीजिए इन सिंपल टर्म डीजल, पेट्रोल, वैक्सेस, एलपीजी, सीएनजी, कितने कंपोनेंट्स होते हैं जो हमारी पूरी कंट्रीज की इकोनॉमी चला रहे हैं। तो हैं तो सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो पॉइंट यहां ये आता है कि अगर कोई 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड, 5 ऑर्गेनिक कंपाउंड मिक्स हैं, उनको हम अलग अलग कैसे करते हैं। ये है प्योर लैब। एंड आई विल ट्राई कि मैं आपको लैब में लेके जाऊं। डायग्राम्स खबरदार जो यहाँ बैठ के बनाए, मैंने खुद उठाए हैं एनसीईआरटी के जो डायग्राम्स है गूगल से। कोई यहाँ डायग्राम वायग्राम नहीं बनाएगा। समझिए, लंबा चौड़ा कुछ नहीं लिखवा रही मैं, सिर्फ लैब में कैसे होता है वो बताऊंगी, और उसके बाद रटने वाली, याद करने वाली चीजें। तो कोई भी 2 ऑर्गेनिक कंपाउंड को सेपरेट करने के लिए देयर आर 7 मेथड्स। टुडेज टारगेट इज दो 7 मेथड, जिसमें से पहली 3 तो आपकी बचपन से, जब से साइंस आई है तब से सुनी हुई है। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन, छान लो। सिंपल वर्ड्स में क्या छान लो? मैंने आपको 2 चीज दी, शुगर और सॉल्ट, नमक और चीनी मिक्स करके दे दिया, पिसा हुआ। करो अलग अलग। दोनों पिसे हुए हैं, नहीं कर सकते मैनुअल पिकिंग से, तो आप क्या करोगे? पानी में घोल देते हैं। भाई पानी में तो दोनों घुल जाएंगे, आप सेपरेट कैसे करोगे? यानी यहां पे समस्या क्या है? हाउ विल वी चूज प्रॉपर सॉल्वेंट? मैं एक ऐसा सॉल्वेंट लाऊंगी जिसमें इन दोनों में से कोई एक चीज डिसॉल्व हो, दूसरी चीज डिसॉल्व ना हो। अच्छे से उसको मैं मिक्स करूंगी। जो चीज डिसॉल्व हुई वो पानी के थ्रू फिल्टर पेपर के उससे पास हो जाएगी, और जो नहीं डिसॉल्व हुई वो ऊपर रेजिड्यू के तौर पे आएगी। यहाँ कुछ बेसिक शब्द दिए जाएंगे जो क्लास 10 तक शायद इतना सीरियसली आपने ना पकड़े हो, 12th में उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स गलत ना हो जाएं आपके। वो बेसिक शब्द क्या है अब सुनिएगा। कि अगर मेरे को फिल्ट्रेशन सिंपल छानना है, तो मैं क्या करती हूं? एक इनसॉल्युबल सॉलिड फ्रॉम सॉल्युबल मिक्सचर। क्या मतलब है इस एक छोटे से फ्रेज का जो मैंने यहां पर लिख दिया है? इस फ्रेज का एक ही मतलब है, छानना। फिल्ट्रेशन का मतलब होता है किसी सॉल्युबल मिक्सचर में से इनसॉल्युबल चीज को अलग करना। आप डे टू डे लाइफ में भी यही करते हो। अगर मैं पानी और मिट्टी को आपको अलग करने को कहूं, तो आप एक बहुत अच्छी सीव या छलनी लाओगे जिसके पोर साइज बहुत छोटा हो, और उस जैसे कपड़ा, और उससे आप छान दोगे, तो इनसॉल्युबल चीज ऊपर रह जाएगी, और जो भी उसके अंदर सॉल्युबल बड़े मिनरल्स हैं पानी में आपको दिखते नहीं है, नमक भी होता है, वो सॉल्युबल चीज साथ चली जाएगी और ऊपर इनसॉल्युबल चीज रह जाएगी। इस तरह से बेसिक चलता है रूटीन में। ये फिल्ट्रेशन मेथड यही है। अब मैं अगर इसको अपनी ऑर्गेनिक में लगाऊं कि मेरे को लैब में उठा के दे दिया नेफ्थलीन और यूरिया, चीनी और नमक दे दिया, तो मैं वाटर तो नहीं यूज कर सकती। पहले वाटर वाला करते हैं, फिर नमक और चीनी का क्या करना है वो भी करेंगे। नेफ्थलीन और यूरिया तुमको दे दिया मैंने। नेफ्थलीन क्या होता है? 2 बेंजीन रिंग फ्यूज्ड। ये अब आप देख लीजिए, ये रेजोनेंस के वक्त हमने एग्जांपल लिया हुआ है, राइट। एरोमेटिसिटी आएगा, लेंगे अगले चैप्टर में। एरीन्स आएगा, वहां लेंगे। तो नेफ्थलीन का मतलब है, नेफ्थलीन बॉल्स जो आप लोग जानते हैं आपके घरों में इस्तेमाल होती हैं, वो ये है। नेफ्थलीन को यूरिया के साथ, यूरिया एक फर्टिलाइजर है, शायद सुना हो आपने, राइट। यूरिया उन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में है जिसकी वजह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का इजाद हुआ, जिसकी वजह से पहली बार किसी को लगा कि लाइफ से रिलेटेड कंपाउंड्स में कार्बन है, तो यूरिया वन ऑफ दैट अर्ली कंपाउंड्स है जिससे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू हुई। तो यूरिया और नेफ्थलीन को आपने अलग करना है। आप ले आओ हॉट वाटर। आपने नेफ्थलीन बॉल देखी है, वॉश बेसिन में रखी जाती है। क्यों रखी जाती है वहां? घुलती नहीं है वो, दे आर नॉट सॉल्युबल इन वाटर। ठीक है, उनका पर्पस डिसइंफेक्टेंट का है, वो अलग बात है कि वो जर्म्स और उसके अगेंस्ट काम करती हैं, इंसेक्ट्स के अगेंस्ट काम करती हैं। लेकिन नेफ्थलीन बॉल्स पानी में डिसॉल्व नहीं होती, रोजमर्रा में आप देखते हैं ये बात। अगर नेफ्थलीन का मिक्सचर मैंने यूरिया के साथ दे दिया, अच्छा यूरिया वाटर में सॉल्युबल है, सारे फार्मर से पूछो वो यूरिया का छिड़काव कैसे करते हैं? पानी में घोला और डाल दिया स्प्रे। यूरिया इज वाटर सॉल्युबल, नेफ्थलीन इज वाटर इनसॉल्युबल। तो अगर मैं हॉट वाटर दूंगी, व्हाई आई एम टेकिंग हॉट वाटर? आई वांट टू इंश्योर सारा यूरिया आ जाए उसके अंदर, मेरे को सेपरेट करना है। इट कैन बी लाइफ थ्रेटनिंग अगर दोनों ढंग से सेपरेट नहीं हुए तो।
सो हॉट वाटर दिया, यूरिया उसमें डिसॉल्व हो जाएगा, नेफ्थलीन उसमें कितना ही चूरा कर लो डिसॉल्व नहीं होगा, छान लिया और अलग। जो नीचे आता है उसको कहते हैं फिल्ट्रेट, जो ऊपर बचता है उसको कहते हैं रेजिड्यू। ये 12th में यही दो चीज लेके जानी है, व्हाट डू यू मीन बाय फिल्ट्रेट एंड व्हाट डू यू मीन बाय रेजिड्यू। 12th में आपने यही दो चीज लेके जानी। सिमिलरली मैंने एंथ्रासीन और बेंजोइक एसिड भी ले लिया। नमक और चीनी के लिए मैं पानी ना लूंगी तो मेरे को क्या लेना पड़ जाएगा, एल्कोहल। नमक और चीनी के लिए सॉल्ट। अब देखिए लाइक डिसॉल्व्स लाइक, ये सॉल्युबिलिटी किधर आएगी, अपना 12th का पहला चैप्टर है सॉल्युबिलिटी सॉल्यूशंस फिजिकल केमिस्ट्री का, वहां पढ़ेंगे। लाइक डिसॉल्व्स लाइक, थोड़ा सा आइडिया हमने हल्का सा केमिकल बॉन्डिंग में लिया, बहुत टेस्टफुली डिटेल में नहीं लिया। सॉल्युबिलिटी पे पूरा एक लेक्चर लगेगा 12th में। एक जैसा एक जैसे में NaCl क्या है, आयोनिक, हम सब जानते हैं। वाटर क्या है, हाईली पोलर। एक जैसा एक जैसे में NaCl पानी में डिसॉल्व हो जाता है। शुगर क्यों डिसॉल्व हो जाती है, इसका स्ट्रक्चर 12th में आएगा। टेबल शुगर जो आपके घर में रखी है क्यों डिसॉल्व हो जाती है, उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा होती है वाटर से। वाटर में डिसॉल्व होने के दो रीजन होते हैं, या तो वो चीज आयोनिक हो या उस चीज में हाइड्रोजन बॉन्डिंग का स्कोप हो। तो शुगर और सॉल्ट दोनों वाटर में डिसॉल्व हो जाएंगे। वाटर इज नॉट सुटेबल सॉल्वेंट, आई विल चूज सच अ सॉल्वेंट जिसमें कोई एक चीज डिसॉल्व हो, एल्कोहल। चीपली अवेलेबल सॉल्वेंट, वेरी पॉइजनस मीथेनॉल, नॉट पॉइजनस इज इथेनॉल। ये दोनों बहुत चीपली अवेलेबल हैं लैब के लिए। हमने उठाया एक अल्कोहल और उसमें शुगर और सॉल्ट का मिक्सचर जो मुझे दिया था अच्छे से मिक्स कर दिया। सॉल्ट, इतना सॉल्ट मतलब NaCl इतना ज्यादा आयनिक है, वो अल्कोहल में मिक्स बिल्कुल नहीं होगा, इनसॉल्युबल। शुगर ऑर्गेनिक है, अल्कोहल ऑर्गेनिक है, लाइक डिसॉल्व्स लाइक, हाइड्रोजन बॉन्डिंग व्हाटएवर, वो डिसॉल्व कर जाएंगे। और अब मैं छान लूंगी तो क्या होगा, सॉल्ट तो रेजिड्यू में और अल्कोहल के साथ मिक्स होके शुगर। इन दोनों को कैसे सेपरेट करेंगे वो अलग बात है, बट एटलीस्ट मैंने गिवन टारगेट को अलग अलग कर दिया। फिल्ट्रेशन क्लियर हो गया सबको। आपको इसमें क्या याद करनी होंगी चीजें, दोनों के जो जो भी दोनों चीजों को मैं अलग कर रही हूं उनको अलग करने का प्रिंसिपल क्या है, किस डिफरेंस पे अलग कर रही हूं, डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी इन पर्टिकुलर सॉल्वेंट। फर्क क्या था दोनों में, कोई एक उस चूजन सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल था, कोई एक उस चूजन सॉल्वेंट में कम सॉल्युबल था, फर्क यही था। अब आप एक बार फिल्ट्रेशन का डायग्राम देख लीजिए, जरा बनाइएगा मत, हैव अ लुक। डायग्राम देख सकते हैं अंकिता, कनिष्का, अनुबल, जपलीन, आई होप प्रॉपरली डायग्राम दिख रहा हो। फनल यस के मैम। थ्रू ऐसे हमने ग्लास रॉड पकड़ी और इस ग्लास रॉड के थ्रू धीरे धीरे हम छानना, ऐसे नहीं टपाक से डाल दिया जैसे घर में चाय छनती है, नहीं, ये लैब है। अच्छा फिल्ट्रेट तो वो था जो नीचे था, मतलब आपसे अगले साल निकलवाएंगे, इसमें इतनी मोलैरिटी थी, इसमें कितनी मोलैरिटी आई, और इसको दोबारा से मैंने वेपोराइज करके कंडेंस किया तो कितनी मोलैरिटी आई। ये होगी क्लास 12th की फिजिकल केमिस्ट्री के। आप मेरे साथ लिखें या ना लिखें, PDF अपलोड हो जाएंगे, आपके पास ये एग्जांपल्स होने चाहिए। अब आप मेरे से ये नहीं पूछ सकते बेंजोइक एसिड क्या है, बेंजोइक एसिड मैंने करा दिया। एंथ्रासीन क्या है, 3 बेंजीन रिंग इस तरह से फ्यूज हुए, हैव अ लुक बच्चों, तीनों एक साथ फ्यूज हुए, वो एंथ्रासीन नहीं है। 2 इस तरह और तीसरा ऊपर की तरफ, दिस इज एंथ्रासीन। तो ये आपके पास फिल्ट्रेशन से रिलेटेड इंफॉर्मेशन थी। मैं आती हूं अगली मेथड पे, कुछ नोट करना रह जाए तो मैं बीच में, जब मैं बोल बोल के थक जाऊंगी, क्योंकि आज मैंने सिर्फ बोलना है और आपने सुनना है, इसमें आज ये म्यूचुअल कम होगा, तो आई विल आस्क यू टू नोट, ठीक है, तब कर लेना। और अब की स्लाइड से चाहे आप मेरे साथ नोट कर सकते हैं, नथिंग रॉन्ग। इसके बाद आपको एनसीईआरटी या मेरी बुकलेट कुछ नहीं पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि जितने भी रट्टे वाले टॉपिक्स हैं वो सारी चीजें मैं यहाँ लिखवा देती हूँ कि अब आप बुकलेट ना भी पढ़ो तो आपके पास नोट्स में सब कुछ आ जाए। दूसरा है क्रिस्टलाइजेशन एंड रिक्रिस्टलाइजेशन। बचपन में किसी को कभी किसी साइंस के एक्सपेरिमेंट में क्रिस्टलाइजेशन कराया, दिखाया गया, या सिर्फ पढ़ाया गया है? कराया है, कौन से वाला? कॉपर सल्फेट का लैब में किया आप लोगों ने, तो कुछ कुछ आइडिया होगा। ये कॉपर सल्फेट का +1 में करवाया है, मतलब 10th में करवाया, तो आपको थोड़ा बहुत क्रिस्टलाइजेशन के बारे में पता होगा। बट लेट मी टेल यू, अगर मेरे को किसी चीज को सेपरेट करना है किसी और चीज से, छोड़ दो पेन, कोई बात नहीं, छोड़ दो, कुछ नहीं है इसमें खास, दे दूंगी टाइम। मेरे को 2 चीजें फिर मिक्स करके दे दी गई और कहा इन्हें सेपरेट करो, और वो किसी और मेथड से बेस्ट सेपरेट नहीं हो पा रही। क्रिस्टलाइजेशन इज ऑल्सो अ मेथड, कि अगर मेरे को चीनी को किसी और ऐसी चीज से सेपरेट करना है, अब वो क्या डिफरेंस क्या हो दोनों में,
पिछले में तो मैंने देख लिया कि किसी एक सॉल्वेंट को चूज कर लो जिसमें एक चीज पूरी सॉल्युबल है, एक चीज बिल्कुल सॉल्युबल नहीं है। यहां पर सबसे बड़ी चीज आपसे क्वेश्चनएयर में क्या पूछी जाएगी, इट इज बेस्ड ऑन डिफरेंस इन सॉल्युबिलिटी ऑफ कंपाउंड्स इन अ सॉल्वेंट। क्या मतलब, ये सॉल्युबिलिटी का फर्क होता तो फिर तो मैं फिल्ट्रेशन ना कर लेती। यहां कंफ्यूजन स्टार्ट। अब उस कंफ्यूजन को ध्यान से सुनिए, समझिए, ये बहुत अच्छी चीज है। मान लीजिए आपको कोई दो चीजें दी, ए और बी, अभी नाम में नहीं फंसते, ए और बी। आप एक ऐसा सॉल्वेंट, अगर आपने ये मेथड लेना है, आप एक ऐसा सॉल्वेंट चूज करके लाओगे जिसमें, अब ए और बी में से ए आपके काम का है और बी आपके लिए इंप्यूरिटी है, और वाइस वर्सा। आप ऐसा सॉल्वेंट चूज करोगे जिसमें दोनों सॉल्युबल हो। कई बार आप देखोगे ऐसा सॉल्वेंट ही नहीं मिलेगा जिसमें एक सॉल्युबल हो एक ना सॉल्युबल हो, और मैं फिल्ट्रेशन कर ही नहीं पा रही। हर कोई फिल्ट्रेशन करना चाहेगा, सस्ते में छूटना चाहेगा, लेकिन ऐसा मिल नहीं रहा मेरे को सूटेबल सॉल्वेंट। सॉल्वेंट के साथ पता नहीं कितनी शर्तें, वो रिएक्ट ही ना कर जाए उनके साथ, बहुत कुछ है, महंगा बहुत ना पड़े, देयर आर एन नंबर ऑफ रीजंस। सो क्या किया मैंने, दोनों के दोनों में सॉल्युबिलिटी है सॉल्वेंट में, बट एक स्पेरिंगली सॉल्युबल है, एक बहुत रेडिली सॉल्युबल है। स्पेरिंगली सॉल्युबल का मतलब क्या होता है, बड़ी मुश्किल से मेरे को गर्म करना पड़ेगा पानी, बहुत टेम्परेचर देना पड़ेगा बेटा, हो डिसॉल्व तो अब आप समझिए सॉल्वेंट की चॉइस पे क्वेश्चन आना है, इस पे क्रिस्टलाइजेशन पे और अच्छा क्वेश्चन कोई नहीं बनता। मैंने क्या देखा, इंप्यूरिटी ऐसी होनी चाहिए जो मेरे को फेंकनी है उसमें से निकाल के, वो ऐसी होनी चाहिए जो आराम से रूम टेम्परेचर पर उस सॉल्वेंट में बिना कष्ट के डिसॉल्व हो रही है। इंप्यूरिटी ऐसी हुई, और वो चीज जो तुमको चाहिए वो ऐसी हुई होनी चाहिए जो ढंग से सॉल्युबल हो नहीं रही रूम टेम्परेचर पे। तो आप क्या करोगे, आप उसको उबालोगे, हाई टेम्परेचर्स दोगे, जिससे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड भी सॉल्युबल हो जाए जबरदस्ती उस सॉल्वेंट में, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। तो मैंने दोनों सॉल्युबल कर दिए बच्चों। एक कंटेनर में मैंने मिक्सचर डाला, उसमें एक चीज जो इंप्यूरिटी हो तो फटाक से डिसॉल्व हो गई, लेकिन दूसरी चीज स्पेरिंगली सॉल्युबल हुई, आधी अधूरी। मैंने उस कंटेनर को रख दिया बर्नर पे कि इसका टेम्परेचर खूब बढ़ाते हैं। टेम्परेचर जब खूब बढ़ेगा तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो मेरे को आइसोलेट करना है वो भी खूब बढ़िया डिसॉल्व होगा। हो गया डिसॉल्व, उबाल दिया लिटरली, और अब उस बीकर को रख दिया ठंडा होने 48 घंटों के लिए, 24 घंटों के लिए। हमें यूजुअली लैब में 3-3 दिन के लिए छोड़ देते थे कि 3 दिन तक आप इस ड्रॉर को खोलोगे नहीं। तो मैंने 2-3 दिन के लिए छोड़ दिया उसको। 2-3 दिन में क्या होगा, धीरे 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 स्लो कूलिंग होगी। उसको फ्रीजर में नहीं रखना, उसको धीरे धीरे ठंडा होने देना है। जब वो धीरे धीरे ठंडा होगा, वापस कहां लौट के आएगा, रूम टेम्परेचर पे। रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड तो सॉल्युबल था ही नहीं, वो तो तुमने आग पे रख के जबरदस्ती सॉल्युबल किया, वो क्रिस्टल बना के वापस ऊपर आ जाएगा। और दूसरी इंप्यूरिटी जो थी वो तो रूम टेम्परेचर पे भी बल्ले बल्ले सॉल्युबल थी, वो सारी नीचे रह गई। क्रिस्टल जो उस कंटेनर के चारों तरफ जमा होंगे, उन क्रिस्टल्स को हम बहुत प्यार से अलग कर लेंगे और मेरा सेपरेशन हो गया। यानी कि इसमें मैंने क्या किया, इंप्यूरिटी, अब देखिए, ऑर्गेनिक कंपाउंड शुड बी स्पेरिंगली सॉल्युबल एट आरटी, आरटी माने रूम टेम्परेचर, एंड मोर सॉल्युबल एट हाई टेम्परेचर्स, एलिवेटेड टेम्परेचर्स। मैंने हीट किया, सैचुरेटेड सोल्यूशन तैयार हो गई। सैचुरेटेड सोल्यूशन को, ठीक है, फिल्टर कर लिया हमने, जो भी किया फिल्टर इसलिए किया कि और भी बहुत सी इंप्यूरिटीज होती है उनको अलग कर लिया। मेन तो दोनों चीजें सॉल्युबल हो गई एलिवेटेड टेम्परेचर्स पर। अब जब मैंने कूल किया, ठंडा करने रख दिया, तो जिस चीज का क्रिस्टल मेरे को उठाना है ना, मेरे को सेपरेट करना है, उसके प्योर 1-2 क्रिस्टल में थोड़े से डाल देती हूँ, गिरा देती हूँ उसके अंदर। जब मैंने कूलिंग प्रोसेस स्टार्ट करी, थोड़ी देर बाद में 2-4 दाने उस चीज के डाल दूंगी, सीडिंग कहते हैं इसको। कि अगर मैं इस मेथड से बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स को अलग कर रही थी, तो मैं 1-2 दाने बेंजोइक एसिड के डाल दूंगी, ताकि जो बेंजोइक एसिड सॉल्यूशन में ठंडा होने के बाद क्रिस्टलाइज होना शुरू होगा ना, उसको अपने जैसा बेंजोइक एसिड मिल जाए और वो उसी के ऊपर जमे, ना कि वॉल्स ऑफ द कंटेनर। वॉल्स ऑफ द कंटेनर से मेरे को स्क्रैच करके उखाड़ने में बहुत दिक्कत आती है, गिर जाता है, टूट जाता है क्रिस्टल। तो मैं पहले से ही 2-3 प्योर क्रिस्टल उस चीज के डाल के रखूंगी, ताकि बाकी सारे भी उसी के ऊपर चिपक के आए जब वो ठंडा हो। इस प्रोसेस को कहते हैं सीडिंग। क्रिस्टल्स बिल्कुल प्योर ऑर्गेनिक कंपाउंड के बाहर आ गए, उसको फिर हमने सुखाया, ड्राई किया, वेक किया और दिया। क्रिस्टलाइजेशन के लिए आप सूटेबल सॉल्वेंट कैसे चूज करते हो, कौन कौन से होते हैं जनरली, वाटर, एल्कोहल, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड।
मैं ऐसे चूज करती हूँ जल्दी उड़ भी जाए, मेरे को सुखाना आसान हो, ड्राई करना है ना एंड में आके, तो मैं चूज भी ऐसे करूंगी कि थोड़े वॉलेटाइल हो, खुद उड़ने वाले हो। तो उसके लिए जो मेरे पास आता है, शुड नॉट रिएक्ट विद इंप्यूरिटीज। एक तो सॉल्वेंट खुद ना रिएक्ट कर जाए दोनों में से किसी से, सबसे पहली चीज तो सॉल्वेंट चूज करने में ये होती है। दूसरी चीज होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड हमेशा रूम टेम्परेचर पर स्पेरिंगली सॉल्युबल होना चाहिए, ताकि उसको क्रिस्टलाइज करना आसान हो। रूम टेम्परेचर पर आते ही एकदम से उसके क्रिस्टल बन के आ जाएं। अगर रूम टेम्परेचर पर वो खुद सॉल्युबल है तो मैं क्रिस्टलाइजेशन मेथड नहीं यूज कर सकती, आई कैन नॉट गेट बेनिफिटेड। और या तो इंप्यूरिटीज शुड नॉट डिसॉल्व एट ऑल, इंप्यूरिटी या तो डिसॉल्व ना हो, और डिसॉल्व हो तो कूलिंग के वक्त भी अंदर डिसॉल्व फॉर्म में रहे, उसका गलती से भी क्रिस्टल ना बन जाए। यानी एक चीज डिसॉल्व दोनों हो रही है। सबसे आसान है जी, आप ऐसा कुछ ले लो, एक सॉल्वेंट तो डिसॉल्व ही नहीं हुआ, छान के अलग कर लिया, और जो डिसॉल्व हुआ उसको क्रिस्टलाइज करके पानी से अलग करके ले आए। या फिर अगर दोनों चीजें थोड़ी थोड़ी डिसॉल्व हो रही है तो शर्तें ऊपर बता दी दोनों। और इंप्यूरिटी या तो डिसॉल्व ना हो, तुम छान के अलग कर दो, फिल्ट्रेशन। और फिल्ट्रेशन करने के बाद फर्स्ट स्लाइड पे क्या था, फिल्ट्रेशन करने के बाद पानी में रही ना वो चीज। अब आप पानी से उसको कैसे अलग करते होगे, सुखा के। सुखाने का मतलब क्या है, वाटर रिमूव करना, मतलब क्या है, क्रिस्टलाइज करना। तो ये चीज आप ध्यान दीजिए, या तो इंप्यूरिटी बिल्कुल भी डिसॉल्व ना हो, आपने फिल्टर करके निकाल दी रेजिड्यू के तौर पे, या अगर वो डिसॉल्व है तो फिर वो कूलिंग के वक्त भी डिसॉल्व फॉर्म में ही रहे, कहीं वो भी ना अपने क्रिस्टल्स छोड़ने शुरू हो जाए। आई कैन नॉट अफोर्ड इट। ये तीन शर्तें हैं, असर्शन रीजन में बहुत देखी गई हैं ये टाइप ऑफ क्वेश्चंस। तो अब इसके एग्जांपल्स, जनरली इसके अंदर सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर्स को अलग किया जाता है, जनरली बोला है, लेकिन एग्जांपल क्या दे रही हूं, शुगर और सॉल्ट। शुगर और सॉल्ट मैंने पहले भी बताया आपको, फिल्ट्रेशन है वही अभी भी। आपने शुगर और सॉल्ट डाला अल्कोहल में, सॉल्ट अल्कोहल में सॉल्युबल होगा नहीं, क्या चीज सॉल्युबल होगी, शुगर। फिल्टर करके आपने क्या कर दिया, सॉल्ट तो बाहर फेंक दिया, अब शुगर को अल्कोहल से कैसे अलग करोगे। अंडरस्टूड। अब शुगर को भी तो अल्कोहल से अलग करना पड़ेगा, शुगर को अल्कोहल से अलग करने के लिए आप किस में आओगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर है सबको, क्लियर है। तो ये एग्जांपल्स लिख लो बच्चों। सब्लिमेशन नॉर्मली किस किस चीज का होता है आपके डे टू डे लाइफ में, सब्लाइम क्या क्या कर रहा है, कैम्फर, जितना भी पूजा पाठ का सामान है ना, धूप अगरबत्ती। और शुगर सब्लिमेट करता है, वॉलेटाइल है बट सब्लिमेट करता है, यानी सॉलिड से लिक्विड नहीं बनता। सब्लिमेशन का मतलब है सॉलिड से गैस या गैस से सॉलिड। मतलब शुगर इज वॉलेटाइल, एक बोरी चीनी रखी हो तो खुशबू आ जाएगी, वेपर्स बनते हैं, बट सब्लाइम नहीं करता, सब्लाइम नहीं करता। आयोडीन, कैम्फर और नेफ्थलीन, बिल्कुल सही। और सब्लाइम करने वाली चीजें क्या, यस, दोनों को सब्लिमेशन कहते हैं। गैस से सॉलिड या सॉलिड से गैस, दोनों को सब्लिमेशन कहा जाता है। सब्लाइम के बारे में आप जो जानते हैं आपने बता दिया, आयोडीन सब्लिमेट करता है, कैम्फर सब्लिमेट करता है, नेफ्थलीन क्योंकि रोजमर्रा में आप देखते हैं वो सब्लिमेट करता है, बिल्कुल सही है वो बात। लेकिन सब्लिमेशन को मैं कैसे लेती हूँ, देखिए यूज कैसे करती हूँ। कैम्फर, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, बेंजोइक एसिड, आयोडीन, ये किसी के साथ भी मिक्स्ड हैं आपस में। चाहे आपस की बात नहीं कर रही मैं, ये सारे सब्लिमेशन वाले हैं, ये किसी भी और चीज के साथ मिक्स्ड हैं, इनको सब्लिमेशन से अलग किया जा सकता है। अब सब्लिमेशन आप सबको पता है, तो इसका एक्सपेरिमेंट मैं आपको सीधा दिखा देती हूँ कैसा है। मान लीजिए आपने मेरे को बेंजोइक एसिड किसी चीज के साथ मिक्स करके दिया है, मेरे को एक पाउडर सा पकड़ा दिया लैब में, राइट, और एक नपा तुला अमाउंट फिल्टर पेपर पे पकड़ा दिया, इसमें से बेंजोइक एसिड के क्रिस्टल्स आप अलग करके सबमिट करिए, 2-3 दिन बाद आपका सबमिशन है, उसी पे प्रैक्टिकल के पूरे साल हमारे ग्रेड्स लगते थे। तो हमें क्या किया, एक पेट्री डिश ली, और इस पेट्री डिश में इस मिक्सचर को, पानी तो डालना ही नहीं है, सब्लाइम वाली बात है, मिक्सचर को पेट्री डिश में मैंने रखा, बर्नर अभी ऑन नहीं किया। इस पेट्री डिश के ऊपर एक ग्लास का जो जो फनल होता है, आप फनल आपने डे टू डे लाइफ में देखा होगा, किसी भी ऑयल या किसी भी डिस्पेंसर के साथ होता है कि उसके अंदर मेरे को ऑयल डालना है, गिरे ना, फनल को उल्टा रख दिया। तो अगर मेरे पास ये पेट्री डिश है जिसके अंदर मैंने
अपना कंपोनेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड का मिक्सचर डाला है, इसके ऊपर मैं ऐसे फनल उल्टा बिल्कुल बराबर साइज में पैक करती हूँ, इधर उधर से वेपर्स निकलने की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट मेजरमेंट के आते हैं फनल जो पेट्री डिश के ऊपर फिट हो जाए। अब इस फनल में यहाँ पे मैं ये फनल का जो एंड है यहाँ कॉटन प्लग कर देती हूँ, बिल्कुल स्टरलाइज्ड प्रॉपर कॉटन को मैंने यहाँ प्लग कर दिया और इस तरह से रख दिया। वो लिखा हुआ है इसके अंदर कॉटन, मैंने प्लग कर दी। अब जैसे ही मैंने इसको हीट किया, थोड़ी देर बाद एक चीज जो वॉलेटाइल है, सबलाइम कर सकती है, वॉलेटाइल होना अलग बात है, सबलाइम करना अलग बात है, सबलाइम कर सकती है, वो ऊपर चली जाएगी, उसके वेपर्स को मैंने एस्केप नहीं दिया। दूसरी चीज जो सबलाइम नहीं करती वो नीचे ही रहेगी, चाहे वो लिक्विड बने कुछ बने, वो नीचे रहेगी। और थोड़ी देर कुछ टाइम होता है हमारे पास, उसको करने के बाद इसे ठंडा होने के लिए छोड़ना पड़ता है। तो हम लैब में क्या करते थे, इसको ठंडा होने के लिए छोड़ के हम चले जाते थे कैंटीन में कि 1-1.5 घंटा ठंडा होने में लगेगा, 3 घंटे की लैब होती थी। जब हम आते हैं तो हमें क्या मिलता है, ठंडा हो चुका पूरा। फिर हमें ये फनल बड़े प्यार से अलग करना पड़ता है फोर्सेप से, जो बहुत प्रिसाइज बहुत अच्छे फोर्सेप होते हैं, उससे बड़े प्यार से कॉटन इतना स्लो स्लो प्लग करनी होती है। इसी कॉटन के ऊपर छोटे छोटे बेंजोइक एसिड के व्हाइट कलर के क्रिस्टल्स होते हैं, कॉटन भी व्हाइट। और हमको इतना स्लो उसको प्लग करना होता था कि उसमें से वो क्रिस्टल, अच्छा जिसके जितने लंबे क्रिस्टल्स और सुंदर क्रिस्टल उसको उतने नंबर। तुम चूरा हिला के उसको तोड़ ताड़ के दे दोगे तो कहेंगे रीडू। तो हम लोग उससे फोर्सेप से प्यार से एक एक क्रिस्टल उठा के एक ग्लास पेट्री डिश में रखते थे। इतने सारे पाउडर में से 4 या 5 क्रिस्टल हम लेके जाते थे। ये हमारा सबमिशन है, हमने बेंजोइक एसिड आपको सेपरेट करके इसमें से दे दिया। दिस इज हाउ सब्लिमेशन इज डन। किसी एक चीज को कैसे निकाला जा सकता है, एग्जाम्पल्स याद रहेंगे। सिंपल डिस्टिलेशन जो बचपन से पढ़ाया गया है, शर्तें क्या है इसकी डिस्टिलेशन की। 2 लिक्विड्स को आप डिस्टिलेशन से सेपरेट कब कर सकते हो, सबसे इंपॉर्टेंट शर्त क्या है, जब उनके बॉइलिंग पॉइंट में ठीक ठाक डिफरेंस हो। ठीक है, काफी नीचे आ रही है ये, लेकिन ये सबसे असली बात इसकी यही है। तो अब अगर आप सुनिए वो ही अब, और सेकेंडरी शर्तें में पहली शर्त तो क्या है, मैं क्या इन 2 लिक्विड्स को डिस्टिलेशन से सेपरेट कर सकती हूँ। तो पहली चीज मैं पूछूंगी दोनों का बॉइलिंग पॉइंट बताओ। दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में अगर 50 केल्विन का फर्क है, गुड टू गो, कर सकते हो जी। फिर बाकी शर्तें, कहीं ऐसा तो नहीं है बॉइलिंग पॉइंट पे आते वो ब्लास्ट कर दे, आई कैन डू, मुझे और चीजें सेकेंडरी चीजें भी चेक करनी है। वो लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट पे खुद स्टेबल होने चाहिए, पता चले इतना हाई टेम्परेचर पे वो टूट के और 3 छोटे कंपाउंड्स में बन जाए। मैंने क्या सेपरेट किया पता नहीं, मैं तो ये सेपरेट कर रही थी इसमें से, ये तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे कुछ का कुछ बन गया, डिकम्पोज हो गया। यस, तो अपने बॉइलिंग पॉइंट पे उस चीज को स्टेबल भी रहना चाहिए, सिर्फ उसकी स्टेट चेंज होनी चाहिए। भी लिक्विड से गैस ही बना, ठंडा करके वापस ले आएंगे। यहाँ लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस में उसके बॉन्ड टूट गए और कीटोन का पता चले तो मेरे को एक एल्कीन और एक ईथर मिल गया, आई एम नॉट ओके विद इट। मैं तो कीटोन सेपरेट करने चली थी और मिल गया एल्कीन और ईथर, क्या करूं। सो उस तरह से एक तो वो स्टेबल होने चाहिए, दूसरा उनके साथ मिक्स्ड चीजें, उसकी इंप्योरिटीज ज्यादातर नॉन वॉलेटाइल हो, उबले ही ना। फायदा तो तभी है कि जिनका बॉइलिंग पॉइंट या तो इतना हाई हो या वो इतनी इजीली वेपर ही ना बनाते हो, तो उसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन वॉलेटाइल। बेस्ट तो यही है ना कि एक चीज उबल जाए दूसरी ना उबले, मेरे को बार बार करना ही ना पड़े प्यूरिफिकेशन को इंश्योर करने के लिए। बेस्ट तो कंडीशन यही है। तो ये 2 कंडीशन है, ठीक है जी, हम करते हैं अब। बेंजीन, इथेनॉल, एसीटोन, क्लोरोफॉर्म, CCl4, टोल्यूइन, xylene एक्सेट्रा, ये सारे कॉमन एग्जाम्पल हैं जो इस डिस्टिलेशन से अलग किए जाते हैं इफ दे आर मिक्स्ड विद समथिंग जिनका बॉइलिंग पॉइंट कम ज्यादा हो। ये सब के सब एक्सेप्ट फॉर इथेनॉल सब वेरी लेस बॉइलिंग पॉइंट वाले हैं, कोई खर्चा नहीं होना इसको उबालने में मेरे को। सबके सब में ना तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग है ना कोई पोलैरिटी है। इट इज पार्ट ऑफ 12th की कैसे ढूंढते हैं इनमें बॉइलिंग पॉइंट, पार्ट ऑफ 12th, तो वो भी आप नहीं कर सकते। लेकिन इन सब में ये वो हैं जो बहुत जल्दी बॉयल होते हैं। एसीटोन सुना है आपने, नेल पेंट रिमूवर, ढक्कन खोल के देखो अपनी बहन का एसीटोन का, और वो क्या डांट मारेगी तुमको कि सारा उड़ गया, या मम्मी का। तो एसीटोन इज इजीली इवेपोरेबल। क्यों, लिक्विड से गैस जल्दी क्यों बन रहा है, उसका बॉइलिंग पॉइंट कम है। ऐसे ही फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हमें, सॉरी सिंपल डिस्टिलेशन में हमको केसेस लेने होते हैं। नाउ
मिक्सचर ऑफ लिक्विड्स में शर्त क्या है, अगर दोनों में से एक भी नॉन वॉलेटाइल नहीं है, दोनों ही उबलने को तैयार हैं, दोनों ही गैस फॉर्म में आने को तैयार हैं, तो भाई फर्क फिर इतना लाओ, इतना फर्क होना चाहिए, वरना डोंट यूज दिस मेथड, फाइंड आउट सम अदर मेथड. ओके, एग्जांपल्स, दिस इज व्हाट इज, आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा. ये आपको टेम्परेचर में नहीं कह रही, आप याद रखिए, फॉर टाइम बीइंग आपको नोट्स कॉपी खोलनी पड़ेगी जब आप डीपीपी करोगे, पर 12th में आपको पता लग जाएगा किसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, किसका कम होता है. 12th में आपको पता चल जाएगा जब ऑर्गेनिक में आप एक एक फंक्शनल ग्रुप करेंगे. बट यस, 11th के लिए क्रैमिट, ईथर और टॉल्वीन होगा, बड़े आराम से आप यूज कर सकते हो, और आप देख सकते हो कौन पहले इवेपोरेट होके भाग जाएगा. इसी तरह से हेक्सेन और टॉल्वीन, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म, एनिलिन, तीनों का मिक्सचर भी एक साथ सेपरेट किया जा सकता है. इन तीनों में देखिए ठीक ठाक फर्क है, मतलब एटलीस्ट एनिलिन को इन दोनों से तो कर ही सकते हैं, एक स्टेज तो कर ही सकते हैं. भाई इनका क्या करूंगी मैं, मेरी कंडीशन में फिट नहीं हो रहे. अगली स्लाइड इन्हीं के लिए है. ये डिस्टिलेशन का दी फेमस डायग्राम जो आपने 9th-10th में पक्का देखा होगा, कि यहाँ पर मिक्सचर है, यहाँ से एक कंपोनेंट जल्दी उबल के गया, ये कंडेंसर जिसमें एक ठंडे पानी का जैकेट है, कंडेंसर में ये कंडेंस हुए और इधर इकट्ठे हो गए. जो चीज जल्दी बॉईल हुई वो इधर, इधर क्या बचा, मेरा अभी हेडिक नहीं है, बट मैंने एक कंपोनेंट तो अलग कर लिया. यहां तक तो आपकी कहीं ना कहीं बचपन में सुनी हुई चीजें थी. अब मैं आपको अगर कहूं, ये बच्चों मेरे पास एक फ्लास्क है, मैं 3 लिक्विड्स लेके आई इसके अंदर, जिसमें से एक का बॉइलिंग पॉइंट तो बहुत कम, फटाक से इवेपोरेट हुआ, अलग कर दिया. लेकिन पीछे जो 2 लिक्विड्स बचे हैं यहाँ पे, अब थोड़ा आपका ध्यान चाहिए होगा मेरे को, इन दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में मुश्किल से 10 डिग्री का फर्क है, पास पास है. अच्छा ठीक है, यहाँ मैंने सारा तामझाम वो कर रखा है वेपर्स को अलग करने का, यहाँ वाटर जैकेट भी लगा हुआ है, मैं सब कर लूंगी अलग. लेकिन जब मैंने इसको रखा बर्नर पर, और मुझे पता है दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में खास फर्क नहीं. अच्छा आप सोचिए, एक का बॉइलिंग पॉइंट है 90 डिग्री और एक का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री. आप 90 डिग्री पर लाए, तो ऐसा थोड़ी है कि दूसरे वाले के वेपर्स ही नहीं बनेंगे, वो 100 डिग्री का वेट करेगा, ऐसा तो नहीं है. जानते हैं वाटर 80 डिग्री पे भी सूखता ही है, उसके वेपर्स तो बनते ही हैं, वो बात अलग है 100 डिग्री पे उसका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से प्रेशर मैच कर जाता है. तो ऐसा नहीं है कि एक का बॉइलिंग पॉइंट 90 डिग्री है, दूसरे का 100 डिग्री है, तो जो 100 डिग्री वाला है वो खाली बैठा रहेगा 90 पे, या दूसरा आएगा ही नहीं. पॉइंट इज, आप समझिए अब इसके अंदर 2 चीजें हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट बहुत नजदीक है, 10 डिग्री का गैप है सिर्फ. आपने इसके बॉइलिंग पॉइंट को जिसका कम है रीच कर लिया, और आप क्या एक्सपेक्ट करते हो, इसके बॉइलिंग पॉइंट पे तो जी सिर्फ ए के वेपर्स बनेंगे. वी आर रॉन्ग. बी लिक्विड एवेपोरेट होगा, थोड़े कम होंगे उसके वेपर्स लेकिन होंगे. तो अब थोड़े बहुत तो बी के भी वेपर्स आएंगे, चलो 10% आएंगे. और अब मैं डिस्टिल करके, मैं जो कंडेंस करके लेके जा रही हूँ वो कोई प्योर लेके जा रही हूँ नहीं. और ये हमेशा होगा जिनका बॉइलिंग पॉइंट आसपास है, 6, 7, 10 डिग्री का फर्क है, उसमें तो होगा. क्या करूं, एक चीज आइडेंटिफाई, रेड और येलो. रेड कौन से वाला है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट हाई था, थोड़े से ही वेपर बने 90 डिग्री पे. येलो कौन सा है, मेरा आ गया बॉइलिंग पॉइंट, सारा का सारा येलो ऊपर चला गया, भाई मेरा तो बॉइलिंग पॉइंट आ गया. लेकिन थोड़ा सा बी भी घुस गया साथ में, जो मैंने रेड कलर से बनाया है. इन दोनों वेपर्स में मेरी क्लास बताए क्या फर्क होगा. जिसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया वो अपनी लिक्विड फेज से मोह माया छोड़ के आया है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. और जो अभी इवेपोरेट ही हुआ है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट आया नहीं, अभी और एनर्जी उसको लग सकती थी, वो कम एनर्जी वाला होगा. अब एक भागने वाला तेज भाग रहा है, एक भागने वाला थोड़ा सा उससे धीरे भाग रहा है, जरा सा उसके पीछे है. मैं क्या करूं कि दोनों में बड़ा क्लियर मेरे को डिमार्केशन मिल जाए, मेरी प्योरिटी अफेक्ट ना हो. रास्ते में कुछ हिंड्रेंस अड़ा दो. अगर आप रास्ते में कुछ हिंड्रेंस अड़ा दोगे, तो उस हिंड्रेंस को कवर करने की ताकत उसमें होगी जिसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है. और जिसमें काइनेटिक एनर्जी थोड़ी कम है, वो कभी भी उस हिंड्रेंस से टकरा के वापस नीचे गिर जाएगा. उसके लिए मैं लेकर आई फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स. फ्रैक्शनेटिंग कॉलम्स, और हम पढ़ रहे हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इस तरह का बीच में मैंने एक पजल डाल दिया.
भाई रास्ता आसान नहीं है, तुमको इनसे टकरा 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 के ऊपर जाना है। कांच की बहुत सारे मार्बल्स भर दिए, ये ना करके मैंने कांच के सिंपल मार्बल्स भर दिए, उन मार्बल्स के बीच में से जगह बना के वो वेपर तो आ जाएगा जो गैस है, जो बॉयल होके आया है। लेकिन जो सिर्फ वेपर बन के आया ना, इवेपोरेट होके, वो उन मार्बल से टकरा के तड़ाक से नीचे चला जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज फ्रैक्शनेटिंग कॉलम। अब उसमें आप एनसीईआरटी देखोगे तो कई जगह पर आपको हिंड्रेंसेस ऐसे दिखा रखे हैं, वो तो फिर अब कैसे ऑब्स्ट्रक्शन वो दे रहे हैं वो बात अलग है। कहीं पर मार्बल्स डाल दिए, कहीं पर यूं डाल दिए, मतलब हिंड्रेंस डाल दी भाई। दो लोग रेस में भाग रहे हैं, एक कूद नहीं सकता, एक कूद सकता है, तो मैंने हिंड्रेंस डाल दी बस। इस तरह की डिस्टिलेशन को कहा जाता है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ये डायग्राम में मैंने आपको फ्रैक्शनेटिंग कॉलम कुछ ऐसे दिखा दिया। आसान नहीं है इसके बीच में से, इस कॉलम के बीच में से वेपर्स का कूद के आगे जाना, तो वो बस इस कॉलम का बदला, बाकी सब कुछ वही था, सब कुछ। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में कौन से लिक्विड पकड़े जाते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में यूजुअली जिनका बॉइलिंग पॉइंट इज टू क्लोज, जस्ट 10 केल्विन डिफरेंस। एग्जाम्पल ये रहे, एसीटोन और मिथाइल अल्कोहल। क्रूड ऑयल के अंदर गैसोलिन, डीजल, केरोसिन, एलपीजी, इन सबके बॉइलिंग पॉइंट में बहुत कम फर्क होता है। तो ये उठ के हमें किससे करने पड़ते हैं? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से। नोटेड? डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर, अ वेरी स्पेशल थिंग। इस टॉपिक से मेरा बस चलता तो मैं इससे डायरेक्ट आज की क्लास शुरू कर नहीं सकती थी। ठीक है, यहां से है वो चीजें बिल्कुल आपने अपनी लाइफ में सुनी नहीं होंगी, आगे सुनेंगे नहीं। आप एक चीज देखिए, अगर आपसे आज मैं पूछूं व्हाट इज बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, राइट? बॉइलिंग पॉइंट के बारे में बहुत बड़ा फंडा आपको अब ध्यान से क्लियर करना है, 12th में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। मैं एक लिक्विड लेकर आई, बड़ा जनरल सा कंफ्यूजन होता है कि जब लिक्विड बॉईल हो जाता है तो ये बॉइलिंग पॉइंट, बट हाउ टू डिफाइन इट? तो जब हम प्रेशर डालें तो आप बोल दो कि जब उसमें बबल्स दिखने शुरू हो जाते हैं, फेयर, बट वो भी कोई तरीका नहीं है डिफाइन करने का। बबल्स मैं तुमको 90 डिग्री पे दिखा दूंगी पानी के अंदर, राइट? फिर फंसते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की हमेशा सिंगल लाइन डेफिनेशन है जो आपको सेव करेगी, और वो क्या? नहीं, अभी बंद नहीं करते, ये खुला बर्तन है। हम खुले बर्तन में भी पानी उबालते हैं, बंद में भी उबालते हैं, चंडीगढ़ में भी उबालते हैं और शिमला में भी उबालते हैं। दोनों में फर्क क्या है वो आप समझते हैं। आप ये देखिए, इस वाटर को मैंने जैसे ही हीट करना शुरू किया, इसके वेपर्स बनेंगे बच्चों। बॉइलिंग तो यही है सिंपल वर्ड्स में, लेकिन बॉइलिंग टेम्परेचर, बॉइलिंग पॉइंट एक शार्प वैल्यू होती है, वो टेम्परेचर जिसपे सारा पानी सूख जाए। जैसे ही आप इसको 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे लाते हो, 90 पे भी सारा सूख जाएगा, बर्तन खाली हो जाएगा, हमारी सब्जी जल जाएगी अगर हम कोशिश करें, राइट? कि नहीं हम तो 90 डिग्री पे भी पानी सुखा के दिखा दें। सो पानी सुखाना, बबल्स बनना इज नॉट राइट डेफिनेशन ऑफ बॉइलिंग। बॉइलिंग पॉइंट वो पॉइंट होता है जब वेपर्स की वजह से लगने वाला प्रेशर किस पे लग रहा है? ऊपर एटमॉस्फेयर पे लग रहा है, या किस पे लग रहा है? ओपन कंटेनर की बात है, इस पे लग रहा है, वॉल्स ऑफ कंटेनर पे। जैसे ही ये प्रेशर बाहर के एटमॉस्फेयर के प्रेशर के बराबर हो जाए, बच्चों एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या है? 180 एम, 760 मिलीमीटर एचजीस, मोल कॉन्सेप्ट अगर मैं याद करूं, राइट? तो एटमॉस्फेयर की वजह से क्या प्रेशर लग रहा है? 1। ये तो स्टैंडर्ड है, अब आप याद कर लीजिए, 12th में फिर आएंगी ये चीजें। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर वेपर प्रेशर हो जाए जिस टेम्परेचर पर, उसको कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर मैं आपको कहूं मैंने इसको लगा दिया ढक्कन, और ढक्कन लगाने में मैंने क्या करा? कुछ तो वजन डालना पड़ा, एक प्लेट लगाई, प्लेट का वजन होगा। वेट मतलब क्या होता है? प्रेशर। वेट क्या है? इतना तो फिजिक्स और हम लोग कर सकते हैं बात की, वेट का मतलब क्या है? प्रेशर लग गया, आपने उस पर वजन डाल दिया। कोई इस पे 2 पत्थर भी रख सकता है और वजन बढ़ा सकता है प्रेशर बढ़ाने के लिए। प्रेशर कुकर यही तो है, और क्या है? दम लगा के बंद करते हो। कुकिंग प्रेशर कुकर में करनी चाहिए, पतीले के ऊपर प्लेट रख के नहीं करनी चाहिए। ये अब आप समझिए ये कितना डे टू डे लाइफ में यूजफुल बात है। बॉइलिंग पॉइंट अगर मेरे को नहीं पता, एटलीस्ट पढ़े लिखे को समझाने के लिए तो कोई छोटा ही गली कूचे का पूछ ले तो इज्जत रह जाएगी तुम्हारी, ढंग से समझा सकोगे कि अगर आपने एक प्लेट रख दी तो आपने थोड़ा उस पर प्रेशर डाल दिया। एटमॉस्फेयर, जब प्लेट नहीं थी तो प्रेशर कितना लग रहा था उसके ऊपर, और जैसे ही आपने उसको ढक दिया, और ऐसे ढक्कन से ढक दिया जिसमें सील है, प्रेशर कुकर में वो जो ट्यूब है वो उसकी सील होती है।
आपने दम लगा के उसको बंद किया, मतलब आपने थोड़ा प्रेशर बढ़ा दिया। ढक्कन लगाते ही प्रेशर, शायद देखिए मैं जो वैल्यूज यूज करती हूँ ऐसे यूज करती हूँ कि आपको समझनी आसान रहे। शायद अंदर प्रेशर मैंने क्या कर दिया, 2 atm, दुगना। दम लगा के प्रेशर कुकर, जितना अच्छा प्रेशर कुकर उतना ज्यादा प्रेशर बनेगा। मैंने 2 एटमॉस्फेयर पे कर दिया। अब पानी को उबलने के लिए कौन सा एटमॉस्फेयर दिख रहा है? अब तो उसकी लाइफ यही रह गई, बाहर तो है ही नहीं उसके लिए कुछ। तो अब पानी को क्या मैच करना पड़ेगा? 2 atm। यहां क्या मैच करना पड़ रहा था? 1 atm। ज्यादा टेम्परेचर लगेगा, बॉइलिंग विल बी एट 101 डिग्री सेंटीग्रेड। 1 डिग्री फालतू हो गया बॉइलिंग पॉइंट। यानी यहां पर अब पानी को इस प्रेशर से मैच कराना था। पहले किस प्रेशर से मैच कराना था? लुक एट माई हैंड, ये है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ये है वाटर कंटेनर में। इसको बॉयल होना है तो यहां तक चढ़ना है। क्लियर? और इसके लिए मेरे को कितनी टेम्परेचर देना था? 100 डिग्री। अब मैंने प्रेशर कुकर डाल दिया जिसमें प्रेशर बढ़ा दिया। पहले इस पानी को यहीं तक चढ़ना था, 100 डिग्री लगा। अब इस पानी को कहां तक चढ़ना है? यहां तक, 101 डिग्री लगा। बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, तो भाई कुकर में क्यों पकाना? बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया, पानी जल्दी सूखेगा नहीं, आपकी सब्जी जलेगी नहीं। सब्जी पकती कैसे है? साइंस क्या है? खौलते पानी में अगर आप छोले या राजमा या दाल या आलू को रखते हैं तो वो सॉफ्ट होता है। अब आपने प्रेशर कुकर में डाला तो वो पानी सूखेगा नहीं जल्दी। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ गया उसका, जल्दी सूखेगा नहीं। 1 गिलास पानी में 1 गिलास चावल बन जाएंगे, क्योंकि सूखा नहीं, खौलता पानी काफी देर तक रहा। और अगर आपने ओपन कंटेनर लिया, आपको 2 गिलास पानी डालना पड़ेगा, क्योंकि उसको तो उबलने में देर ही नहीं लगी, तड़ाक से उबल के सूख गया, आपको फिर पानी डालना पड़ा, चावल कच्चा है फिर भी जल गया। सो इसीलिए प्रेशर कुकर की कुकिंग को हमेशा पकड़ा जाता है कि उसमें वाटर वेस्टेज कम, फ्यूल वेस्टेज कम और कुकिंग टाइम कम। इसीलिए हम प्रेशर कुकर को पकड़ते हैं। बट ये एग्जांपल दिए बिना मैं आपको ये नहीं बता सकती थी क्या बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर या कोई भी लिक्विड कांस्टेंट होता है? यस, कांस्टेंट होता है, बट एट अ पर्टिकुलर प्रेशर। प्रेशर बदलोगे तो बॉइलिंग पॉइंट तुम बढ़ा भी सकते हो, बॉइलिंग पॉइंट तुम घटा भी सकते हो। तो ये बड़ा कॉमन सवाल है। शिमला में अगर पानी उबालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट क्या है? 100 डिग्री? नो, वो हाइट पे है, उसके ऊपर एटमॉस्फेयर पतला हो गया, प्रेशर कम है। प्रेशर कम है तो जल्दी उबल जाएगा, कम हीट लगेगी, शायद 99.9 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन यहां हम उबालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट 100 है। तो बॉइलिंग पॉइंट आप बदल सकते हो अगर बाहर लगने वाला प्रेशर बदल दो तो। क्लियर? तो यहां से मेरे पास फिर एक और आइडिया आ गया। वो आइडिया क्या आया कि क्या मैं डिस्टिलेशन कर सकती हूं अंडर डिक्रीज्ड प्रेशर, रिड्यूस्ड प्रेशर? प्रेशर घटा दूंगी तो क्या होगा? बॉइलिंग पॉइंट घट जाएगा। 2 वजहों से। कई बार ऐसे लिक्विड्स होते हैं, मैंने आपको बताया, जो बॉइलिंग पॉइंट पे ही फट पड़ते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं। मेरे को उनके बॉइलिंग पॉइंट से पहले उनको वेपर फॉर्म में लाना है, क्योंकि अगर मैंने उनको उनके बॉइलिंग पॉइंट के टेम्परेचर पे ला दिया तो शायद वो कीटोन टूट के ईथर में बन जाए। मैं ईथर थोड़ी आइसोलेट करने चली थी, मेरे को बॉइलिंग पॉइंट कम करना पड़ेगा। बॉइलिंग पॉइंट कम कैसे करेंगे? आप डिस्टिलेशन में सब कुछ वही सेटअप लगाइए। और ये देखिए, इस सेटअप में मैंने क्या किया, सिर्फ एक फर्क कर दिया। इस सेटअप के साथ मैंने प्रेशर कंट्रोल डाल दिया, एक प्रेशर पंप जोड़ दिया इसके साथ। वैक्यूम क्लीनर जैसा, वैक्यूम क्लीनर क्या है? एक तरह से प्रेशर कंट्रोल ही है वैक्यूम क्लीनर में। तो मैंने एक प्रेशर कंट्रोल डाल दिया कि इस पूरे में जो है, ये जो है यहां पर मैंने वो प्रेशर के लिए कंडीशन दी हुई है। इस पूरे के अंदर, पूरे सेटअप के अंदर, यहां पर आई एम टॉकिंग अबाउट दिस होल, इस पूरे में प्रेशर बहुत रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, बढ़ाया नहीं। वैक्यूम क्लीनर क्या करता है? आप जिस भी जगह लगाते हो उससे सब कुछ खींच लेता है, और जहां आपने लगाया वहां वैक्यूम, वैक्यूम मतलब नो एयर, नथिंग, नो प्रेशर। तो उसमें से काफी एटमॉस्फेयर आप खींच लो तो एटमॉस्फेयर ऊपर रहेगा ही नहीं। जब एटमॉस्फेयर ऊपर नहीं रहेगा तो प्रेशर बहुत कम हो जाएगा। मैंने इस पूरे सेटअप से प्रेशर रिड्यूस कर दिया, इस पूरे सेटअप पे इतना रिड्यूस कर दिया कि अब आप अगर देखें, नॉर्मली प्रेशर कितना है? 760 मिलीमीटर एचजी। अगर मैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करूं, 1 atm 1 एटमॉस्फेयर और 760 मिलीमीटर एचजी। मैंने पंप लगा के, प्रेशर पंप लगा के प्रेशर इतना कम कर दिया, 10 से 20 मिलीमीटर एचजी।
मतलब कितना कम करना है ये हमारे हाथ में, जरूरत जितनी है। तो अब आप देखिए, अगर कोई लिक्विड अपने ही बॉइलिंग पॉइंट पे खुद ही टूट रहा है, खुद ही डिकम्पोज हो रहा है, तो मैं डिस्टिलेशन नहीं यूज कर सकती, बट मेरे को करना है, कोई और मेथड सूट नहीं कर रहा, तो मैं क्या करूंगी, प्रेशर रिड्यूस कर दूंगी। प्रेशर रिड्यूस करते क्या होगा, जो चीज 100 डिग्री पे उबल रही है शायद 80 डिग्री पे उबले, माय जॉब इज डन। उबल के वेपर बना के ही तो अलग करना है। तो दिस इज योर डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। अगर मैं वो बॉइलिंग पॉइंट वाला कंसेप्ट ना लाती तो आपको ये क्रैमिंग लगती। दैट्स व्हाई आई एम सेइंग, ये मेरे स्टाफ से आप एक्सपेक्ट नहीं करिएगा। एग्जाम्पल ये है रखना, ग्लिसरॉल को इजीली डिस्टिलेट किया जा सकता है। ग्लिसरॉल के साथ प्रॉब्लम क्या है, ग्लिसरॉल के साथ प्रॉब्लम है 563 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट, आप इस पे लाओ से ये टूट जाता है, ये कीटोन में कन्वर्ट हो जाता है। तो मैंने रिड्यूस्ड प्रेशर लिया और इसके बॉइलिंग पॉइंट को लोअर डाउन करके इसको वेपर फॉर्म में कलेक्ट किया एट 12 मिलीमीटर Hg। सोचिए कितना रिड्यूस किया मैंने प्रेशर को, 760 से कहां ले आई मैं प्रेशर, 12। कितना ज्यादा रिड्यूस किया। जब मेरे को वैक्यूम पंप लगाना है फिर तो मैं बड़े आराम से कर सकती हूँ ना, इट्स नॉट अ बिग डील। तो इतने कम प्रेशर पे लाके मैंने बॉइलिंग पॉइंट को लगभग 100 डिग्री घटा लिया, बिग डील। नोट कर रहे हैं जो लोग, वो नोट करें, जो समझ रहे हैं आई होप उन्हें समझ आ गया हो। किसी को कोई डाउट थे में, बिकॉज दिस इज समथिंग न्यू। तो अगर आज के बाद ये पूछा जाए कि हिल्स पे पानी जल्दी बॉयल होता है या धीरे बॉयल होता है, कम बॉयल होता है, अब आप आंसर दे पाएंगे। बॉइलिंग पॉइंट का प्रेशर से क्या लेना देना है, अब आप रिलेट कर पाएंगे उस डिस्टिलेशन। अगर कुछ ऐसा है डिस्टिलेशन में पिछली दोनों तीनों नहीं यूज कर पाई, ना मैं सिंपल डिस्टिलेशन यूज कर पाई, ना फ्रैक्शनल यूज कर पाई, ना मैं अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर वाली यूज कर पाई, ऐसे कौन से केसेस हैं जहां मैं स्टीम डिस्टिलेशन यूज कर सकती हूं, कर नहीं सकती, दैट इज नॉट अ क्वेश्चन, डोंट आस्क मी दिस क्वेश्चन। कहां कहां कौन सी मेथड यूज हो सकती है, यही हमारा एरिया है। अगर कोई ऐसे लिक्विड आपको मिल गए जो स्टीम की वजह से वॉलेटाइल हो सकते हैं, स्टीम की जरूरत क्यों पड़ गई, क्योंकि शायद वो वाटर में इनसॉल्युबल हैं और उनको हम वाटर में इनसॉल्युबल होने की वजह से उनका मिक्सचर लिक्विड तैयार ही नहीं कर पाए और हम उसको उबाल ही नहीं पाए। सॉलिड को थोड़े उबालेंगे, उबालना है तो क्या करना है, किसी ना किसी चीज में उसका मिक्सचर बनाना है। तो अगर कोई कंपोनेंट जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बनानी मेरे को राउंड बॉटम फ्लास्क में उसकी सॉल्यूशन है और उबालना है, उबालने के लिए कुछ तो देना है, ऐसे केसेस में हम स्टीम का सहारा ले लेते हैं। स्टीम का सहारा ऐसे केसेस में कैसे लिया जाता है वो अब देखते हैं, बट वही जो डिस्टिलेशन की पहली शर्त चली आ रही है, इम्प्योरिटी भाई प्रेफरेबली नॉन वॉलेटाइल हो, और अगर वो उबल रही है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत कम होना चाहिए, फर्क होना चाहिए कंपाउंड और उसमें। तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, अब सोचिए बच्चों मैंने फिर इस पे स्टीम लगा दी। स्टीम लगाने का, अब ये देखिए पहले डायग्राम से समझ लीजिए, आपको समझ आ जाएगा। अब के यहां पर ये कंपाउंड है, इसको मैं इधर से देखिए स्टीम दे रही हूं इसके एटमॉस्फेयर में, दिस इज स्टीम जनरेटर। स्टीम दिया, स्टीम की वजह से इसमें टेम्परेचर प्रेशर, अब स्टीम की वजह से क्या होगा, स्टीम का प्रेशर मेरे हाथ में है, मैं कितना नॉब खोलूं कितना रिलीज हो। स्टीम के थ्रू मैंने प्रेशर बहुत कम कर दिया, अगेन रिड्यूस प्रेशर, कि जब मेरे को उबालना ही है तो मैं कम टेम्परेचर पे उबाल लूं ना, मेरे लिए सारा सेटअप इजी, मेरी कॉस्ट बचती है, मेरा टाइम बचता है, मैं क्यों उतना हाई टेम्परेचर मेंटेन करूं, खर्चा करूं, टाइम लगाऊं। तो हमने जब स्टीम से ही देना है तो हमने एक और काम कर लिया, हमने प्रेशर बहुत लो कर दिया स्टीम का एज कंपेयर टू 760 मिलीमीटर Hg। तो ये उसी लॉजिक पे काम करता है जो लॉजिक पिछला था। ये एक तरह से सोच लीजिए प्रेशर रिड्यूस करने का भी एक तरीका है। तो दो फायदे, एक तो मैं बॉइलिंग पॉइंट कम कर रही हूं, दूसरा जो वाटर इनसॉल्युबल चीजें हैं उनको मैं स्टीम के थ्रू इवेपोरेट करा रही हूं, बॉयल करा रही हूं। तो यहां पर है अभी भी हीट में दे रही हूं बट वाटर नहीं था मेरे पास, स्टीम की प्रेजेंस में ही यहां पर एक कंपोनेंट वॉलेटाइल था, निकल के गया कंडेंसर में और इकट्ठा कर लिया। तो जो मैं यहां आपको बताना चाह रही हूं, ऑर्गेनिक कंपाउंड बॉइल्स एट मच लोअर टेम्परेचर देन इट्स बॉइलिंग पॉइंट लाइक प्रीवियस मेथड अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर। तो यहां डिस्टिलेशन प्रोसेस पूरा खत्म होता है। डिस्टिलेशन कितने पढ़े मैंने, सिंपल डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, डिस्टिलेशन अंडर रिड्यूस्ड प्रेशर एंड स्टीम डिस्टिलेशन। आपके लिए रटना क्या है, दिस
ये आपके लिए क्लास 12th में क्वेश्चन है ऑर्गेनिक में, वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल इज स्टीम डिस्टिल्ड। तो जब 12th में स्टीम डिस्टिलेशन वर्ड आ गया तो वहां फिर आपको सोचना पड़ सकता है स्टीम डिस्टिलेशन था क्या, तो तब बात करेंगे वाई ऑर्थो नाइट्रोफिनोल, अभी तो नहीं। अब आ जाइए, इसमें मैं सिर्फ अपने लैब का एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, इसको एनसीईआरटी ने भी एक डायग्राम तक नहीं दिया है, सिर्फ 2 लाइनें दे के छोड़ दिया है कि अपने आप कर लो। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, ये आप नाम पहली बार सुन रहे हैं, ठीक है, डिस्टिलेशन तक तो कुछ कुछ चीजें सुनी हुई थी। इसको एक और नाम से जानते हैं सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन, बहुत जल्दी समझिएगा इसको। इस तरह के एक फ्लास्क होते हैं हमारे पास लैब में, एग्जैक्टली ऐसे ही दिखते हैं वो फ्लास्क। अब मेरे को 2 कोई कंपाउंड मिक्स करके दे दिया और कह दिया जी अलग करो दोनों को, ठीक है। अब मैंने वो जो मेरा मिक्सचर है ऑर्गेनिक कंपाउंड, मुझे ये देखिए यहां पर है ऑर्गेनिक कंपाउंड जो पानी में मिक्स है, और मेरे को पानी से ही अलग करना है उसको। फॉर एग्जाम्पल मेरे को अल्कोहल को वाटर से या किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को वाटर से ही अलग करना है। तो इस फ्लास्क में पहले तो मेरे को नाप तोल के मेरे लैब असिस्टेंट ने 15 या 20 ml दे दिया, भाई इसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है पानी में मिक्स, दोनों को अलग करो। तो मैं क्या करूंगी, यहां नीचे वो रख लिया। डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन, एक्सट्रैक्शन वर्ड का मतलब क्या होता है, डे टू डे लाइफ, निकालना, राइट, कहीं से किसी एक चीज को चुन के निकालना, एक्सट्रैक्शन बहुत कॉमनली वर्ड यूज होता है आजकल। तो मेरे को इस मिक्सचर में से सिर्फ वो ऑर्गेनिक कंपाउंड निकालना है, पानी पीछे ही रहना चाहिए, ना मैं उबाल सकती हूँ ना कुछ और कर सकती। तो मैं ऊपर एक ऐसा सॉल्वेंट लेकर आई, सॉल्वेंट जो एक्सट्रैक्शन का काम करेगा। जो ऑर्गेनिक कंपाउंड आपने निकालना है, मैंने उसको स्टडी किया और देखा उसकी एफिनिटी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट की तरफ ज्यादा है वाटर के मुकाबले। तो अगर आप लोगों के बीच में एक वो ऑर्गेनिक कंपाउंड बैठा है जिसकी एफिनिटी टुवर्ड्स मी ज्यादा है, तो आई एम द राइट वन टू एक्सट्रैक्ट, कि मैं जैसे ही पहुंचूं वो मेरी तरफ एफिनिटी शो करे। तो अब मैंने क्या किया, ऊपर तो मैंने एक सॉल्वेंट चूज करके लाई जिसकी तरफ ऑर्गेनिक कंपाउंड ज्यादा एफिनिटी शो करेगा एज कंपेयर टू वाटर, और उसके बाद इसको क्या करूंगी, शेक। आई वांट इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है सारा इसके कांटेक्ट में आए, दिखे उसको, कोई एक ही थोड़ी है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स है। तो उसके लिए मेरा काम क्या है, इनको प्रॉपरली शेक करना। शेक करने से क्या होगा, दोनों लेयर्स का आपस में प्रॉपर एक्सपोजर होगा। इसके अंदर जितना भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो उसको ये वाला सॉल्वेंट डायरेक्ट मिलना चाहिए, जैसे ही मिलेगा सॉल्वेंट खींच लेगा। तो इसको हम क्या करते हैं, शेक। कितनी देर शेक करते होंगे, कितनी, इसके लिए आते हैं इलेक्ट्रॉनिक शेकर्स, उसके अंदर हमें अपने अपने फ्लास्क करने होते हैं सेट, उसकी प्रॉपर ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी सेट होती है। आप देखिए किसी भी बायोटेक लैब में भी अगर टेस्ट ट्यूब्स को शेक करना है, यूं नहीं कर रहे होते, वो प्रॉपर स्टैंड्स होते हैं और उसमें एक बटन होता है, उसमें स्पीड होती है और उससे वो शेक होते हैं। इट हैज टू डील लॉट ऑफ प्लेसेस विद लाइफ, फूड, एवरीथिंग। तो वो इलेक्ट्रॉनिक शेकर्स लगे होते हैं, उसके अंदर हम अपने इस फ्लास्क को रखते हैं और करीबन 45 मिनट इस वेलोसिटी, इस फ्रीक्वेंसी पे छोड़ दो। 45 मिनट्स वो शेक कर रहे हैं। तो हम ये वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जैसे ही इस ऊपर वाली अल्कोहल की लेयर के कांटेक्ट में आया, धीरे 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 सारा इसके अंदर घुस गया, नीचे क्या रह गया, खाली वाटर। और मैंने शेकर निकाल लिया, बहुत स्लो स्लो इसके टैप को खोल के ये लेयर बाहर निकलने दी और खाली ये लेयर सबमिट कर दी जी, मैंने ऑर्गेनिक कंपाउंड वाटर से एक्सट्रैक्ट करके अल्कोहल में लाके आपको दे दिया है। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड उस ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ज्यादा सॉल्युबल होना चाहिए एज कंपेयर टू वाटर। शर्त ये है सॉल्वेंट ऐसा चूज करोगे जिसकी तरफ एफिनिटी ज्यादा होती है। तो दिस इज हाउ वी नेम इट सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन ऑल्सो। बेंजोइक एसिड को वाटर से अलग करने के लिए वी ब्रिंग अल्कोहल, बेंजोइक एसिड इज मोर सॉल्युबल इन अल्कोहल। तो उसमें हम ये काम करते हैं, शेक करके डिफरेंशियल एक्सट्रैक्शन करते हैं। क्लियर है सबको, ये भी इसके ऊपर एनसीईआरटी ने 3 लाइनें देके छोड़ दिया है, ये सिर्फ कोई लैब में करा सकते हैं, 3 ही लाइनें मैंने भी लिखी हैं। कमिंग टू लास्ट मेथड फॉर टुडे, क्रोमेटोग्राफी। क्या कभी आपको ऐसा एक्सपेरिमेंट लैब में कराया गया, मेरी 11th में या मेरी 12th में कराया गया था, मुझे याद है शायद 12th में, अभी भी है 12th में आपको कराया जाएगा, कुछ स्कूल्स में कराते हैं। एक रेड इंक की बोतल, एक ब्लू इंक की बोतल आपके सामने रखी जाएगी, दोनों से एक एक ढक्कन इंक निकाल के एक टेस्ट ट्यूब में भर के दे दी जाएगी और कहा जाएगा अलग करके लाओ।
इंक और ब्लू इंक को अलग कर पाना, ऐसे बहुत सी और चीजों को अलग कर पाना, क्रोमेटोग्राफी। अगर यहां से जेई और नीट में सबसे ज्यादा सवाल आए हैं तो क्रोमेटोग्राफी से आए हैं सबसे ज्यादा। इससे पहले आप देख ही नहीं, कुछ खास है नहीं सवाल पूछने लायक, है इक्का दुक्का चीज, एक आधी स्टेटमेंट असर्शन रीजन में आ सकता है, बट क्रोमेटोग्राफी आपने टोटल नहीं सुन रखा। सो प्लीज स्टे फोकस्ड। क्रोमेटोग्राफी चीज क्या है, पहले मैं आपको बताऊं इसके ऊपर प्रिंसिपल क्या है। इसमें इसमें डिफरेंस क्या ढूंढ रही हूं मैं, सॉल्युबिलिटी का ढूंढ रही हूं, बॉइलिंग पॉइंट का ढूंढ रही हूं, नहीं। एक फिनोमिना होता है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन आप सबने सुना है, एब्जॉर्ब हो जाए कुछ, राइट। एक चौक लेते हैं हम और इंक के अंदर डालते हैं और 2 4 5 मिनट पड़े रहने देते हैं, और मैं उस चौक को तोड़ के दिखाऊं अंदर से नीली होगी अगर ब्लू इंक है तो। ये सब लोग इमेजिन कर पा रहे हैं? दिस इज कॉल्ड एज एब्जॉर्प्शन। अंदर तक जब चला जाए एब्जॉर्ब हो गया। लेकिन अगर उस चौक को मैंने डाला और तुरंत निकाल लिया और तोड़ू, अंदर से चौक सफेद होगी। सिर्फ सरफेस के फिनोमिना को, सिर्फ सरफेस पे कोई चीज चिपके, उसको कहते हैं एडजॉर्प्शन, एडी। जो शुगर का एग्जांपल दिया था और मैंने कहा था दैट इज कमिंग ऑन आवर लास्ट स्लाइड, लास्ट मेथड। शुगर को जो एनिमल बोन्स के ऊपर, शुगर केन जूस को जो बिखेरा जाता है, उसकी कलर्ड इंप्यूरिटीज की एफिनिटी उस बोन के जो मिक्सचर, जो बोन का पाउडर है, उसकी तरफ ज्यादा होती है। वो कलर्ड इंप्यूरिटीज शुगर के साथ रहने के बजाय किसकी तरफ जल्दी एड्सॉर्ब हो जाती हैं? बोन के मिक्सचर पे, एनिमल चारकोल पे। एडजॉर्प्शन इज सरफेस। तो जब हम वो शुगर केन जूस को वहां से हटाते हैं ना, तो वो जो बोन का पूरा जो एनिमल चारकोल का बेड होता है ना, उसको पूरा साफ किया जाता है। और ऐसे नहीं कि झाड़ू से साफ कर रहे हैं, नहीं, प्रॉपर प्रेशर पंप लगा के उसके ऊपर जो भी चीज चिपकी हुई है उसको रिमूव करते हैं। वैक्यूम क्लीनर्स यही काम करते हैं। आप अगर देखें कारपेट्स पे वैक्यूम क्लीनर लगाया जाता है तो उसके सरफेस पे जितना भी डस्ट है उसको खींचा जाता है। दैट इज अ सरफेस फेनोमेना। सरफेस पे कुछ चिपक जाए तो एड्सॉर्प्शन। ये एड्सॉर्प्शन यूज होता है आपके घर में मौजूद हर एक्वागार्ड या ये जो भी प्यूरिफायर, वाटर प्यूरिफायर जितने भी लगे हैं, आप उसकी सर्विसिंग होते देखते हैं कभी? आता है कोई सर्विस करने घर में? उसके अंदर क्या करते हैं? कैंडल चेंज करते हैं। वो कैंडल में क्या होता है, कभी देखा है? कभी सर पे खड़े होके देखा है क्या कर रहे हैं वो? ब्राउन ब्राउन सा कुछ होता है, कुछ पैकेट से कुछ काट के कुछ डालते हैं। क्या डालते हैं? देखा करो। अगर तुम साइंस स्टूडेंट्स हो तो थोड़ा क्यूरियोसिटी में देखा करो। आप देखिएगा वो एक पैकेट निकालते हैं, हमने कैंडल भी चेंज करनी है, और उस पैकेट को काटते हैं, बहुत बारीक बारीक काले काले दाने होते हैं उसके अंदर। उसको एक बड़ी से आपसे कंटेनर मांगेंगे, वो पूरा पैकेट, उसके अंदर छोटी छोटी गोलियां होती हैं। पानी के अंदर उसको डुबोएंगे अच्छे से, उसको उसके सरफेस पे कुछ चिपका हुआ तो नहीं, अच्छे से उसको धो धो के रगड़ रगड़ के आपके प्यूरीफायर की कैंडल में वही तो डालते हैं। दैट इज प्लांट चारकोल। बस वो हड्डियां नहीं है, दैट इज प्लांट चारकोल, जिसके थ्रू पानी धीरे धीरे रिस के आपके टैप से आता है कि उसमें जो इम्प्योरिटी है वो उस चारकोल के ऊपर एडजॉर्ब हो जाए, उसी पे स्टिक करें। डस्ट है तो एन नंबर ऑफ थिंग्स उसी पे चिपक के वहीं रुक जाए। तभी तो 6 महीने बाद मेरे को बदलनी पड़ती है, क्योंकि उनका सरफेस फुल हो गया। एक टाइम ऐसा आएगा सारी गोलियां भर गई, छोटे छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं। क्यों छोटे ग्रेन्यूल्स होते हैं? लंबा सा डंडा क्यों नहीं डाल देते? सरफेस एरिया चाहिए ज्यादा। एक लंबे टुकड़े का सरफेस एरिया ज्यादा होगा कि मैं उसके 10,000 क्यूब्स बना दूं या उसके 10,000 गोलियां बना दूं, उसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। तो ज्यादा सरफेस एरिया चाहिए कि सारी मिट्टी, सारे इंप्यूरिटीज, सारा जो उसके साथ गंदगी आ रही है वो उसी पे रुके और हमें प्योर वाटर मिले। यही तो है। तो देखा करो यार, घर पे लोग आते हैं जब, देखा करो क्या कर रहे हैं वो। और 12th की केमिस्ट्री तो सारी यही है। सुबह से शाम तक अगर तुमने नहीं देखा, दूध का पैकेट सुबह काटने से लेके रात को जो तुम गुड नाइट ऑन करते हो, उसमें सारी केमिस्ट्री है। वही एग्जांपल्स हमारे पास पूरी 12th में है ही यही। बड़ी शर्म आएगी तुम लोगों को, तुमने आज तक देखा नहीं है कभी। अब कभी आपके पास सर्विसिंग हो ना वाटर प्यूरिफायर की, प्लीज स्टैंड एंड वॉच। सरफेस फिनोमिना इज एड्सॉर्प्शन। क्लियर हो गया सबको? यहां पर प्रिंसिपल क्या है, किस बेसिस पे ये मेथड एप्लीकेबल होता है? जिस चीज को मेरे को जिस चीज से अलग करना है, कोई बात नहीं, दो चीजों को मुझे अगर अलग करना है, उनमें से किसी एक की एड्सॉर्ब होने की एफिनिटी ज्यादा है, किसी एक की एड्सॉर्ब होने की एफिनिटी कम है। तो एड्सॉर्प्शन वर्ड के लिए मेरे को सारी कहानी सुनानी पड़ी आपको। अब 5-7 मिनट कुछ समझ नहीं आएगा, थोड़ी देर बाद समझ आना शुरू होगा जब हम दोनों इनको अलग करेंगे। तब तक मेरे को टर्म्स बतानी है आपको। तो ये क्रोमेटोग्राफी जो है कई तरह की होती है।
राइट। अब वो कई तरह की होती है और वो सारा मैं बताऊं उससे पहले, क्रोमेटोग्राफी जब भी आप पढ़ोगे आपको दो शब्द सबसे पहले मिलेंगे। क्रोमेटोग्राफी में दो फेज चाहिए, एक स्टेशनरी फेज, एक मोबाइल फेज। नाम बता रहा है स्टेशनरी रुका रहेगा, मोबाइल जो चलेगा। स्टेशनरी फेज कैन बी अ सॉलिड, वेरी ऑब्वियस। लिक्विड, अब लिक्विड कैसे रुका रहेगा, उसको किसी सॉलिड के ऊपर चिपका के दिया जाएगा, एब्जॉर्ब करा, मतलब कुछ कॉलम बना के दिया जाएगा। अभी थोड़ी देर में समझ आएंगी ये सारी चीजें। लिक्विड ओवर अ सॉलिड, अगर मेरे पास स्टेशनरी फेज लिक्विड भी है तो उसको किसी सॉलिड के अंदर घुसा के देंगे ताकि वो चले ना, इट शुड नॉट मूव। लिक्विड होता है स्टेशनरी फेज। तो कहीं ये ना सोचे लिक्विड कैसे स्टेशनरी हो सकता है भाई, लिक्विड स्टेशनरी है, अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगी कैसे। एक होता है मोबाइल फेज, वो हमेशा लिक्विड और गैस लेते हैं जो चलता रहे। ठीक है, ये दो शब्द आएंगे, डायग्राम अभी दोबारा लूंगी मैं आपके साथ। सबसे पहले मैं आपको पेपर क्रोमेटोग्राफी या पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी ले रही हूं, जो शुगर्स और अल्फा अमीनो एसिड्स को बहुत सारी चीजों से सेपरेट करने के काम आती है। अब उसमें भी एक मोबाइल फेज होगा, और मोबाइल फेज मैंने क्या बताया, या तो लिक्विड होता है या गैस होता है। पेपर क्रोमेटोग्राफी में मोबाइल फेज है आपका लिक्विड, और प्रेफरेबली नॉन पोलर, वाटर नहीं ले सकती मैं, प्रेफरेबली नॉन पोलर, ये रटनी है बात, नॉन पोलर। स्टेशनरी फेज भी उसमें क्या है, लिक्विड और पोलर। अब आप सोचो, मैं यहां पर आपको रेड इंक और ब्लू इंक की पार्टीशन करके बताती हूं कैसे हम उसको अलग करते हैं। मेरे को लैब में एक पेपर दिया जाता है, ऐसा स्पेशल पेपर होता है, ठीक है। उसके अंदर अगर मैं मानूं कैसा भी पेपर हो, उसमें थोड़ा थिक होता है। आप देखते हैं स्लैब पे अगर पानी गिर जाता है तो उसके लिए एक स्पेशल कपड़ा होता है कि वो जल्दी एब्जॉर्ब कर जाता है। ऐसे एक स्पेशल पेपर होता है जिसमें कुछ ऊपर कोटिंग होती है, जिस कोटिंग की वजह से वो बहुत पोरस सा होता है और उसके ऊपर सरफेस एरिया इतना होता है कि वो एब्जॉर्प्शन बहुत इफेक्टिवली कर पाता है। तो आपको एक स्पेशल पेपर दिया जाता है, ट्वेल्थ में आएगा, वैसे तो वो सिलेबस से इसी साल काटा है तो ट्वेल्थ में भी नहीं आएगा, वो पेपर कैसे बनता है, कैसे इम्प्रेग्नेट करते हैं, सारा ट्वेल्थ का सिलेबस था, हर जगह से काट दिया है। स्टेशनरी फेज के तौर पे मैं यहां पर कह रही हूं आपको पेपर दे रही हूं। स्टेशनरी फेज में इधर मैं लिख रही हूं लिक्विड, स्टेशनरी फेज जो रुका रहे, मैंने आपको लैब में एक ऐसा छोटा सा पेपर दिया। पहली चीज आपको लैब में दी जाएगी रेड इंक ब्लू इंक का मिक्स्ड पेट्री डिश, और एक ऐसा पेपर, जाओ अलग करके आओ। इस पेपर पे क्या है, इस पेपर के अंदर सेल्यूलोज तो हर पेपर में होता है, सेल्यूलोज के अंदर तो कोई पेपर नहीं बनता। सेल्यूलोज के अंदर वाटर होता है, सेल्यूलोज के अंदर वाटर घुसा हुआ होता है, वो वाटर है पेपर में जो मेरा स्टेशनरी फेज बनता है। सेल्यूलोज हैज नथिंग टू डू विद क्रोमेटोग्राफी। सेल्यूलोज के स्ट्रक्चर के अंदर जो वाटर होता है ना, वो वाटर है जो उस लिक्विड को रोक के, वो वाटर है जो, जिसको मैं कह रही हूं मेरा स्टेशनरी फेज है। स्टेशनरी फेज पेपर नहीं है, पेपर के अंदर का वाटर है, इसीलिए मैंने स्टेशनरी फेज में आप देखिए लिक्विड भी लिखा है। लिक्विड स्टेशनरी कैसे होता है, मैं एक ही एग्जांपल देती हूँ। अब पहले हम जरा रेड इंक और ब्लू इंक को सेपरेट करते हैं, उसके बाद से पहले हम क्या करते हैं, इस पेपर के नीचे एक लाइन खींचते हैं। ऊपर अभी कोई लाइन नहीं खींच रहे, नीचे एक लाइन खींचते हैं, और वो एक बड़ा बकायदा वैल्यू होती है, मैं दिखाऊंगी वो पेपर आएगा यहाँ पे, बट हम खुद बना ले फिर उसको देखेंगे। यहाँ एक लाइन खींची और एक ग्लास रॉड ली, उस पे इस पेपर को ऐसे सेलो टेप से चिपका देते हैं। जहां मैंने लाइन खींची है वहां मैंने उस लाइन के बिल्कुल बीच में पेन से एक डॉट बनाया है। वो डॉट आई होप आप सबको दिख रहा है। ये डॉट मैंने तो पेन से बनाया, बट आप लैब में क्या करोगे, वो जो रेड और ब्लू इंक का मिक्सचर है ना, ड्रॉपर से एक ड्रॉप उठा के यहां उसकी ड्रॉप डालोगे। मैंने क्या किया, यहाँ पे वो मिक्स्ड इंक्स का ड्रॉप डाल दिया, और उसके बाद ग्लास रॉड पे इसको लगा के सेलो टेप से चिपका के एक कंटेनर लिया। ठीक है, वो कंटेनर भी मैं दिखाती हूं आपको। ये ग्लास रॉड ऐसे टांग दी और इसके साथ ये पेपर टंग रहा है, अंडरस्टूड, ऐसे, और ऊपर से ढक दिया, कुछ मेरे को बाहर नहीं जाने देना। अब यहां पर इस पेपर में इधर था वो डॉट, ठीक है, डॉट था वो इधर। अब मैंने इस कंटेनर में एक प्रॉपर मोबाइल फेज डाला है, एक सॉल्वेंट डाला है, और वो मोबाइल फेज मैंने, ये थोड़ा सा और नीचे होना चाहिए, आप करेंगे आपको बड़ा क्लियरली समझ आ जाएगा। वो जो लाइन खींचते हैं ना, हम इसलिए खींचते हैं कि सॉल्वेंट इसी से नीचे होना चाहिए।
अगर मेरी लाइन, मतलब अब सॉल्वेंट के अंदर ये डॉट डूबना नहीं चाहिए, ये डॉट सॉल्वेंट के अंदर डूबना नहीं चाहिए, तो वो हम उसी वक्त क्या करते हैं, ग्लास रॉड से उसी वक्त कंट्रोल करते हैं कितना लपेटें या कितना लंबा छोड़ें। व्हाट आई नीड इज इसके जस्ट नीचे का हिस्सा डूबना चाहिए पेपर का। ये डॉट डूब गया तो वहीं घुल जाएगी सारी इंक। तो ये डॉट से थोड़ा सा नीचे सॉल्वेंट होना चाहिए। तो मैंने यहां पर जो डॉट बनाया उससे थोड़ा सा नीचे ये सॉल्वेंट है, मोबाइल फेज। ये है स्टेशनरी फेज और ये है मोबाइल फेज। ढक के छोड़ के भूल जाओ, 2 दिन 3 दिन भूल जाओ, 1 हफ्ता। धीरे धीरे क्या होगा, रात भर में या 60-70 घंटों में ये लिक्विड इस सरफेस पे एडजॉर्ब होके रिसना, जिसको कहते हैं ना रिसना, ऊपर चलना शुरू होगा। अब ये लिक्विड इस डॉट को टच करेगा रिस के ऊपर जाके, और इस डॉट के अंदर 2 इंक्स हैं, रेड और ब्लू। किसी एक की एफिनिटी ज्यादा है इस पेपर पे एडजॉर्ब होने की। पेपर क्या दिया है मैंने, बड़ा पोरस और बड़ा कुछ स्पेशल पेपर दिया है जिसके ऊपर एड्सॉर्प्शन की पॉसिबिलिटी है, जिसके सरफेस पे रुक सकती है रेड और ब्लू इंक। आई एम नॉट श्योर कौन से इंक, बट सपोज रेड इंक की, ब्लू इंक की एफिनिटी एडजॉर्ब होने की ज्यादा और जल्दी है। तो जैसे ही इस डॉट पे वो लिक्विड पहुंचा, इस डॉट पे होगा क्या, वो लिक्विड धीरे धीरे माइक्रोस्कोपिकली स्लो स्पीड से ऊपर जा रहा है। आपको कई दिन छोड़ना पड़ता है। धीरे धीरे क्या होगा, इसमें ना कुछ ऐसा आपको दिखेगा जैसे पेपर पे इंक डालते ब्लॉट नहीं आती, फैल नहीं जाता, ऐसा कुछ दिखना शुरू होगा ब्लू कलर का। क्योंकि ब्लू की टेंडेंसी थी, एफिनिटी थी टू एड्सॉर्ब मोर, टू एड्सॉर्ब फास्ट, टू एड्सॉर्ब क्विक। एड्सॉर्ब हो गया। रेड नहीं हुआ एड्सॉर्ब, वो चले जा रहा है ऊपर उसके साथ घुली हुई फेज में। वो मोबाइल फेज में ज्यादा हैप्पी है, वो नहीं रुक रहा है इस पे, क्योंकि उसकी एड्सॉर्प्शन रेट ही नहीं है इतना फास्ट, वो जल्दी एड्सॉर्ब होता ही नहीं। और ब्लू तो तड़ाक से मौका मिले एड्सॉर्ब हो गया। और उसके बाद ये बीच में एक ऐसी जगह आएगी जहां रेड और ब्लू दोनों से दिखेंगे आपको। और उसके बाद क्या होगा, अगर नीचे ब्लू कलर है, उसके बाद जाके रेड की मजबूरी हुई कि ये तो पीछा ही नहीं छोड़ रहे, इतना लंबा ले लिया है, अब तो एड्सॉर्ब होना ही पड़ेगा, और हो गया एड्सॉर्ब। और 1 हफ्ते बाद जब हम इस पेपर को निकालते, नीचे का लिक्विड तो सारा रिस्क के ऊपर चला गया, अच्छा थिक पेपर होता है। और ये पेपर मुझे अपनी लैब की प्रैक्टिकल कॉपी में, आप लोगों को अपनी लैब की प्रैक्टिकल कॉपी के वो जो प्लेन पेजेस होते हैं वहां चिपका के रिपोर्ट करना होता है। ये है मेरा रेड ब्लू इंक का सेपरेट, और उसको फिर कैंची से बीच में काटना होता है। अगर आपके टीचर्स कहें दिस इज माई रेड इंक, दिस इज माई ब्लू इंक, इसको वापस भी हम कलेक्ट कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। वो थोड़ा आप लोगों के लिए ज्यादा हो जाएगा, आपका सिलेबस नहीं अलाउ करता। मैं तो करा दूंगी कि रेड इंक वापस चाहिए मेरे को, ब्लू इंक लिक्विड फॉर्म में वापस चाहिए, वो भी हो सकती है, बट आप सिर्फ इतना करेंगे। मुझे नहीं पता कितने लोगों के स्कूल्स में कराया जाएगा, ये 12th क्लास का प्रैक्टिकल है। अब अब कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा, क्योंकि सरफेस केमिस्ट्री काट दिया 12th से, तो लैब मैनुअल से काटा हो या ना काटा हो मुझे पता नहीं, बट दिस इज हाउ क्रोमेटोग्राफी वर्क। क्लियर हो गया सबको कि ये क्या किया हमने, एड्सॉर्प्शन फिनोमिना के बेसिस पे किया एवरीवन। इसको कहते हैं पेपर या पार्टीशन। दोनों लिक्विड एक ही सरफेस पे हमने लाया प्रॉपर पार्टीशन से। दिस इज कॉल्ड एज पेपर और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी। डन। अगली टाइप ऑफ क्रोमेटोग्राफी पे जाएं, कॉलम क्रोमेटोग्राफी। ये भी आपको मेरे को इसी डायग्राम से समझानी, सब कुछ सेम, बस वो जो पेपर है उसकी जगह कुछ और ले आए। अब की स्टेशनरी फेज क्या, लिक्विड नहीं है, पेपर के पानी को मैंने वहां पर स्टेशनरी फेज बनाया था, यहां पर एक सॉलिड स्टेशनरी फेज है। कोई ऐसी चीज बताओ अपने चारों तरफ से जो सॉलिड नहीं है और जिसको पलटो तो गिरती भी नहीं है। मतलब कोई ऐसी चीज जो मैं किसी चीज में डालूं, मैं बोल नहीं सकती ना, वो बोल दोगे तुम लोग। लिक्विड है, अगर मैंने पलटा तो गिर जाएगा, सॉलिड है तो भी गिर ही जाएगा, बट अगर सोचो चलो सॉलिड बिल्कुल फिक्स कर दिया, मतलब साइज में सेम ऐड कर दिया तो गिरेगा नहीं। कोई ऐसी चीज जिसको यूं पलट दें और नीचे नहीं गिरता, और सॉलिड भी नहीं है वो। नहीं, ग्लिसरीन हनी आप लेकर आओ, क्यों नहीं गिरेगा। आपके रोजमर्रा की लाइफ में, इतनी केमिस्ट्री में नहीं, रोज सुबह आपको उसके दर्शन होते हैं। टूथपेस्ट, टूथपेस्ट सॉलिड तो नहीं है, जब तक स्क्वीज ना करो आ जाता है बाहर। लगे रहो 2 दिन, लगे रहो उल्टा करके टूथपेस्ट की उसको, अगर आ जाए बाहर तो बताना क्या है वो। सेमी सॉलिड है।
बट सेमी सॉलिड भी मैं नहीं कह सकती, ऐसे तो बहुत सारी चीजों में आ जाएगा। मतलब पॉइंट है, देयर आर फ्यू थिंग्स विच हैव ह्यूज रेजिस्टेंस टू फ्लो, फ्लो के अगेंस्ट बहुत रेजिस्ट करते हैं बड़े। आप नहीं, और ये जो ग्लास कांच जो तुमने एग्जांपल दिया, दिस इज ऑल्सो अ लिक्विड। जो कांच है, जो कांच के ग्लास हैं या जो भी कांच देख रहे हैं, ये सॉलिड नहीं है, ये दिखता सॉलिड है, इसमें फ्लो का बहुत तगड़ा रेजिस्टेंस है, इसीलिए ये फ्लो नहीं हो रहा, ये स्यूडो सॉलिड है। एनीवेज वहां नहीं जाते हम। ऐसी कोई चीज जो मैंने आपको बताया, आपके चारों तरफ से टूथपेस्ट है, आप उल्टा कर लीजिए उसकी पैकिंग को, जब तक आप स्क्वीज नहीं करोगे बाहर नहीं निकलता। बिल्कुल उसी तरह का कुछ मास, कुछ पेस्ट, कुछ स्लरी इसके अंदर भरी गई, एक ट्यूब के अंदर, बहुत बड़ी स्पेशल ट्यूब्स आती हैं ये। यानी कि अब मैं कौन सी क्रोमेटोग्राफी करा रही हूं? कॉलम। सॉलिड कॉलम इज स्टेशनरी फेज इज कॉल्ड एज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। एक ऐसा कॉलम मैंने तैयार कर दिया जिसको उल्टा भी कर दोगे तो गिरेगा नहीं, स्लरी बना के भर दी अंदर। हाईली पोरस, स्लरी वर्ड का मतलब क्या है? ग्रैन्युलर। हाईली पोरस, बहुत सरफेस एरिया उसके अंदर। अब इस स्लरी को भर दिया मैंने, यूजुअली सिलिका जेल। सिलिका जेल कहीं देखते हो आप? पैकिंग्स में आता है छोटा सा एक पाउच, खास करके लेदर्स, बर्तन, बॉटल्स जिसमें मॉइस्चर की वजह से फंगस आ जाती है, और उस पे लिखा होता है कीप अवे फ्रॉम चिल्ड्रन, इट इज पॉइजनस, समबडी कैन इंजेस्ट इट। तो वो सिलिका जेल क्या है, क्या करता है सिलिका जेल? आज सारी डेली लाइफ तुम्हारी मैं आज ही ला डालूंगी। क्या करता है सिलिका जेल? मॉइस्चर को एब्जॉर्ब नहीं करता, एडजॉर्ब करता है। वो मॉइस्चर को अपने ऊपर चिपका लेता है, मॉइस्चर उस लेदर गुड में या उस बर्तन के अंदर आता नहीं, जिससे एनाएरोबिक बैक्टीरिया या फंगस उसमें डेवलप नहीं होते। सो सिलिका जेल का काम क्या? हाईली पोरस, बड़ा सरफेस एरिया, और उस पर चीजें एब्जॉर्ब हो जाती हैं। एंड चारकोल, स्टार्च, कुछ भी हो सकता है, ये मैंने भर के एक स्लरी तैयार करके दे दी। अब आप लाए जी ये ABC तीन चीजें मिक्स है, मेरे को तो तीनों अलग चाहिए, और आपके अलग चाहिए, पेपर पे नहीं चाहिए, आपके मेरे को तीनों अलग चाहिए। तो देखिए कैसे, यहां पर मैंने वो स्लरी डाली, स्लरी के ऊपर सॉरी, जिसके अंदर तीन चीजें हैं, A+B+C, तीनों अलग करनी है। अगर तीनों में एक्सटेंट ऑफ एड्सॉर्प्शन में डिफरेंस है तो मैं क्रोमेटोग्राफी लगा सकती हूँ, वरना मैं क्रोमेटोग्राफी नहीं, पिछली किसी मेथड पे जाऊंगी। धीरे धीरे ये इसके अंदर रिसना शुरू हुआ, उसमें पेपर के वाटर को यूज किया था मैंने, और इसमें स्लरी को यूज कर रही हूँ। धीरे धीरे रिसना शुरू हुआ, और मुझे पता चलता है कंपोनेंट ए की एड्सॉर्प्शन की टेंडेंसी बड़ी फास्ट है, ये तो यहीं पे सारा एड्सॉर्ब हो गया। जो मैंने ऊपर ABC डाला है उसको एक प्रॉपर सॉल्वेंट में मिक्स करके डाला है, घोल के डाला है, ताकि वो सॉल्वेंट धीरे 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 रिसे और उसके साथ ये तीनों भी नीचे पहुंचे। थोड़ी देर बाद एकदम से हमें पता चलता है, जी हाँ, आपने जो किया उसमें जो कंपाउंड B था वो काफी लेट जाके एड्सॉर्ब हुआ, शायद इधर, और C तो थी ही नहीं उसकी एड्सॉर्प्शन की एफिनिटी, वो तो आप नलका खोल दो नीचे निकल गया, तो C तो निकल गया। A और B ये रहे मेरे पास, जो इस स्लरी के अंदर सेपरेटेड हैं। अब मैं क्या करूंगी, एक और सॉल्वेंट लाऊंगी इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए। अब इनको बाहर निकालना है अलग अलग। वो सॉल्वेंट होता है इलुएंट। व्हाट इज द रोल ऑफ इलुएंट? अब वो सॉल्वेंट डाल दिया हमने ऊपर 15-20 ml। धीरे धीरे वो सॉल्वेंट क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। जब वो धीरे धीरे ट्रेवल करेगा, मैंने सॉल्वेंट ऐसा डाला, हैव अ लुक, इन दोनों में से कोई एक चीज उसमें सॉल्युबल होगी। तो जो मैंने सॉल्वेंट डाला उसमें ये ग्रीन वाला यानी कि A सॉल्युबल था, ये A को लेके नीचे आ गया, मैंने फिर टैप खोला, अलग कर लिया। फिर मैं दूसरा एलिमेंट लाऊंगी जिसमें B सॉल्युबल होगा, उसको निकाला, अलग कर लिया, मेरे पास तीनों अलग अलग आ गए। दिस इज कॉलम क्रोमेटोग्राफी। जो चीजें मैंने लिखी हुई हैं वो ही पूछी जाती हैं, जो कहानी मैंने सुनाई वो क्रोमेटोग्राफी मेथड समझ आए उसके लिए सुनाई। क्रोमेटोग्राफी पढ़ाए बिना मैं आपको ये क्वेश्चन नहीं करा सकती थी। तीसरी क्रोमेटोग्राफी में मैं वो क्वेश्चन आपके साथ डील कर रही हूँ, दैट इज थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी, TLC। थिन लेयर क्रोमेटोग्राफी वो पेपर क्रोमेटोग्राफी नहीं है, लेकिन हर जगह आप देखो तो स्टेशनरी फेज बनाने का तरीका अलग है, बाकी चीज तो सेम ही हो रही है। अगर थिन लेयर किसी एक एड्सॉर्बेंट की आपको चिपकानी पड़ी ग्लास या प्लास्टिक के ऊपर, मतलब आपको तैयार करनी पड़ी, आप सोचिए कोई लिक्विड ऐसा है जिसको आपको स्टेशनरी फेज बनाना है, क्या करोगे?
लिक्विड को स्टेशनरी कैसे बनाओगे? उसको किसी ना किसी तरह से किसी ग्लास या प्लास्टिक की प्लेट के ऊपर सेमी सॉलिड फॉर्म में चिपका के लटकाओगे। वही हमने किया। तो अगर आपने ऐसा कुछ किया तो उस क्रोमेटोग्राफी को कहा जाता है थिन लेयर। किसी भी सरफेस पे थिन लेयर उस लिक्विड की लगा दी, चिपक गई और वो हमारा सॉलिड कॉलम बन गई, सॉरी स्टेशनरी कॉलम बन गई और काम चालू। अब लास्ट चीज जो है यहाँ पर, ये रेड इंक ब्लू इंक वाला ले लो या जो भी ले लो, कोई भी एक, या ये टीएलसी ले लो, किसी में भी ले लो बच्चों, ये आएगा। अब थिन लेयर वाली में क्या किया, कोई एक मैं कांच का एक पूरा लाई समझ लीजिए, एक स्ट्रिप, जैसे मैंने पेपर की स्ट्रिप दिखाई ना, बिल्कुल वैसी ग्लास स्ट्रिप, बिल्कुल वैसी ग्लास स्ट्रिप ली। उसके ऊपर कुछ लिक्विड मैंने इम्प्रेग्नेट कर रखा है, उसके ऊपर चिपका रखा है और उसको फेस बना रखा है। उसको ऐसी दो चीजों, कलर्ड थिंग्स, जैसे कि रेड इंक और ब्लू इंक, जैसे वो किया, बिल्कुल सब कुछ बाकी सेम, वो धीरे धीरे लिक्विड ऊपर चढ़ेगा और दो अलग चीजें आएंगी। उसका रिजल्ट देखना बच्चों। ये वो लाइन थी जो मैंने आपको कहा था हम खींचते हैं ताकि सॉल्वेंट इसी के नीचे नीचे रहे। लाइन क्यों खींच रहे थे? वैसे भी तो हम देख सकते थे ना सॉल्वेंट के ऊपर रहे, काहे लाइन खिंचवाई? अब देखिए, मैंने 1 सेंटीमीटर की लाइन पहले ही खींच के रखी है अपने लिए कि मैं ये 1 सेंटीमीटर पे लाइन खींचूंगी। ये हिस्सा मैंने सॉल्वेंट में डिप कर दिया, शायद कल को ये गल जाए, मुझे दिखे ना, मुझे पता हो कि मैंने इसके नीचे 1 सेंटीमीटर रखा था। उसके बाद यहाँ पे रेड इंक और ब्लू इंक के बजाय दो और कलर्ड चीजों को सेपरेट किया गया। तो यहां से जब मैंने नापा तो मुझे 3 सेंटीमीटर पे जाके दिखाई दिया एक कलर्ड कंपोनेंट आया हुआ, और उसके थोड़ी दूर यानी 4.5 सेंटीमीटर पे जाके दिखाई दिया दूसरा कलर आया हुआ। नॉट दिस, सॉल्वेंट कहां तक चढ़ा, सॉल्वेंट फ्रंट, वो मुझे दिखाई दिया 6 सेंटीमीटर पर। आपको कैसे पता चलता है कौन सी चीज ज्यादा एड्सॉर्ब हुई, किसकी एफिनिटी ज्यादा किसकी कम? उसके लिए एक रेफरेंस वर्ड दिया गया, आरएफ, रिटेंशन फैक्टर। कौन कितनी जल्दी रिटेन हो गया कॉलम पे, रुक गया, अटक गया। अब देखिए, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय दैट कलर्ड कंपोनेंट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सॉल्वेंट। मुझे बताइए येलो वाले का आरएफ क्या होगा? ये जेई का क्वेश्चन है 2 साल पहले का, फॉर्मूला लगाओ यार। 3/6। अब आप देखिए, आपको हम क्या ट्रिक करेंगे, जो ये 6 देना होगा ना, हम ये दे देंगे 7। आपको ये माइनस करना होगा जो सॉल्वेंट में डूबा हुआ है, वो थोड़ी लोगे, सॉल्वेंट कितना चढ़ा। तो ये जेई का क्वेश्चन, यही नीट का क्वेश्चन, आरएफ पूछा हुआ है, वैल्यू इंटीजर टाइप में है क्या, कुछ भी नहीं देखा जाए तो। क्रोमेटोग्राफी क्योंकि रटने को दे दी गई, सेल्फ स्टडी में दे दी गई, तो हम आरएफ समझ नहीं पाए और क्वेश्चन गलत हो गया। आरएफ का अब गलती क्या कर सकते हैं आप, 7 सेंटीमीटर से डिवाइड कर दो, 7 से डिवाइड करने के लिए ये 1 सेंटीमीटर नीचे वाला माइनस करना होता है जो लाइन हम खींचते हैं। आप खुद ही देखिए सारी वैल्यूज कहां से बता रखी हैं आपको, हैव अ लुक, सब इससे ऊपर से बता रखी हैं। देते वक्त हम यही डायग्राम दे देंगे और ये 7 सेंटीमीटर दे देंगे, आपको 7 नहीं, आपको 6 से डिवाइड करना होगा। क्लियर सबको आरएफ फैक्टर एवरीवन? तो ये आपके पास क्रोमेटोग्राफी थी जिससे कि आप बहुत सारे और कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं। यहां आपका क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस जो है खत्म नहीं हुआ, शुरू हुआ है यहां से। यानी पहले तो आप देखते हैं मेथड्स ऑफ सेपरेशन। अब आप लोग मेरे साथ जरा एक चीज लिखिए, क्वालिटेटिव एनालिसिस हल्का सा इंट्रोड्यूस करते हैं। अगर आप किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड को, यानी पहली हेडिंग आप क्या डाल रहे हैं, टेस्ट फॉर कार्बन एंड हाइड्रोजन। कैसे पता लगाया जाता है कि आपको जो लैब में दिया गया उसमें कार्बन और हाइड्रोजन है? कार्बन है तो हाइड्रोजन भी है, लेकिन अब हम बिल्कुल भी नहीं मानेंगे जब तक हमारे पास लैब में ये टेस्ट ना आए। अगर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड लेते हो, राइट, और ऑर्गेनिक कंपाउंड में क्या क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन भी है, H भी है। तो मैं अब जब टेस्ट करने चलूंगी तो मैं एज्यूम करके चलूंगी अगर इसमें कार्बन है तो इसको कार्बन का टेस्ट देना चाहिए।
अगर इसमें हाइड्रोजन है तो इसको हाइड्रोजन का टेस्ट देना चाहिए। तो अब ये कैसे देगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड को अगर आप कॉपर ऑक्साइड से रिएक्ट कराते हो, कॉपर ऑक्साइड से, इसका एक गॉज लिया जाता है, वो मैं अगली क्लास में प्रॉपर इक्विपमेंट से दिखाऊंगी कैसे, क्वांटिटेटिव में, क्वालिटेटिव में ऐसे ही बताया जाएगा। अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड में कार्बन है तो इसमें से कार्बन प्रॉपर कंबस्ट होगी, हम इसको हीट करते हैं हाई टेम्परेचर पर, और CO2 बनेगा, साथ में कॉपर अलग। कार्बन डाइऑक्साइड का कोई टेस्ट तो आप बच्चे पढ़ के आए हो, मिल्की हो जाता है, देखा काम आ गया। क्या चीज मिल्की हो जाती है? लाइम वाटर। यानी अब इसमें से निकलने वाले कार्बन डाइऑक्साइड को मैं किस में डालूंगी? लाइम वाटर। क्या होता था लाइम वाटर? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यू श्योर? स्लैक लाइम क्या होता? हाँ, क्विक लाइम क्या होता है? ये तीनों लाइम ढूंढ के आना। चलिए, आप इसको अगर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हो तो क्या आता है? मिल्कीनेस। किसकी वजह से होती हो मिल्कीनेस? गुड। वो होती है, तो कुछ तो 10th की पढ़ाई काम आई। कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से मिल्कीनेस आती है। मतलब कि पक्का उस, और इसकी एक एक रिएक्शन को लिखना पड़ेगा, एक एक चीज को, ये लंबी चीज जाएगी। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कराते लाइम वाटर टर्न्स मिल्की वाया दिस चैनल, मींस पक्का कार्बन था। क्योंकि आप इससे तो कार्बन नहीं प्रोवाइड कर रहे, कॉपर ऑक्साइड में तो कार्बन नहीं है। कार्बन किधर से आ रहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड से कार्बन आ रहा है, जिसकी वजह से इट टर्न्स मिल्की, मतलब यस, कार्बन का कंफर्मेटरी टेस्ट। अगर इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन है, सेम टेस्ट। अगेन मैंने इसको स्ट्रॉन्ग हीट किया तो इससे क्या बनेगा? H2O। मैं बैलेंस नहीं कर रही बच्चों। वाटर का कंफर्मेटरी टेस्ट क्या दोगे? कॉपर सल्फेट कलरलेस होता है, लेकिन कॉपर सल्फेट .5H2O वो ब्लू कलर का होता है, जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होता है। अब मैंने इसके अंदर खूब हीट किया तो ये वेपर्स बन गए वाटर के। वाटर के वेपर्स को मैं, इन वाटर के वेपर्स को एक ऐसे बल्ब में पहुंचा देती हूँ सीधा, जहां पर कॉपर सल्फेट है एनहाइड्रस, व्हाइट कलर का, कलरलेस। अगर मैंने इसको एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट के ऊपर पहुंचाया तो मुझे एकदम से क्या कलर दिखेगा? ब्लू। कॉपर सल्फेट कब ब्लू कलर दिखाता है? जब उसके पास वाटर आ जाए। मतलब कि ये आया वाटर, कहां से आया? ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइड्रोजन रहा होगा, क्योंकि कॉपर ऑक्साइड तो ऑक्सीजन सप्लाई कर रहा है, तो वो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड था वो क्या सप्लाई कर रहा होगा? हाइड्रोजन। These are the two tests which says confirmation of carbon and hydrogen.